माइक से आ रही है? माइक से आ रही है बस। 10, 6 और 7 में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पोर्शन था 10, हमने उस अकेले चैप्टर को तसल्ली से समझ के उसके सारे यूनिट्स को अलग अलग से डिवाइड किया, हर यूनिट को अलग से समझा, और बाय द एंड ऑफ लेक्चर हमने उसको अच्छी तरह से कवर किया। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी किताब में, पूरे सिलेबस में द चैप्टर जिसमें से सबसे ज़्यादा वो घुमा सकते हैं, उनके पास मार्जिन है, वो चैप्टर 10 है। क्योंकि चैप्टर 10 में ना मिलते जुलते ये 2-3 टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर 10 के पास पेपर्स को आपने बड़ी अच्छी तरह से देखना है, समझना है। पास पेपर की जो वीडियो है उसको भी आपने कवर करना है। गूगल ड्राइव पे साथ साथ जो है वो पास पेपर की वीडियो भी डाली जा रही होगी। वैसे तो 1-2 दिन पहले तक मैंने देखा था, मैं दोबारा देख लूँगा। गूगल ड्राइव पे साथ साथ वीडियो डल रही है। गूगल ड्राइव ये कहाँ है? वो जो हमारा कमती लॉ का एक अलग से क्रैश कोर्स का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे वो चीज़ मौजूद है। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके तो अपने पोर्टल पे भी वो पास पेपर की डिस्कशन साथ साथ अपलोड होती रही हैं। तो फिर क्या होगा, एक दफ़ा ये क्रैश कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो वो हम सारे पास पेपर उठा के इस प्ले लिस्ट में एंड पे ऐड कर देंगे। लेकिन अभी साथ साथ ऐड करेंगे तो वो फिर खामखा वो प्ले लिस्ट जो एक चल रही है, जो स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ ऐड हो रही हैं, तो क्लास में इतने लोग नहीं मिलते जितने क्लास के बाहर मिलते हैं कि सर वो कमती लॉ हम साथ साथ देख रहे हैं, वाकई बड़ा अच्छा तैयार हो रहा है। तो शायद उनके कुछ क्लैशेज़ हैं या कुछ और इस तरह के मसलों मसाइल हैं। कहने का मतलब है कि अगर बाहर वाले वीडियो देख देख के तैयार कर रहे हैं तो आप लोग क्या साथ साथ चल रहे हैं? अगर आप लोग साथ साथ नहीं चल रहे फिर तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ, इस अजम्पशन के साथ कि आप लोग साथ साथ चल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि ये इन्वेस्टमेंट्स और ये चीज़ें किस तरह से होती हैं। अब चैप्टर 6 और 7, चैप्टर 7 लोन से रिलेटेड कुछ हमें गाइडेंस देता है और चैप्टर 6 हमें इक्विटी से रिलेटेड कुछ गाइडेंस देता है। तो चैप्टर 6 का जो टारगेट है दैट इज़ प्रोस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हम इसके ऊपर बात कर रहे होंगे और फिर इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे जी। हाँ, फिर मॉर्गेजेस एंड चार्जेस वगैरह की तरफ आएंगे। अब ऐसे में इस पूरे क्रैश कोर्स में जो दिन सबसे फंसा हुआ है वो आज का है कि हमने ये 2 चैप्टर इकट्ठे कर दिए और ये 2 उतने छोटे नहीं हैं जो 5 और 9 की तरह वाला मामला है। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे पास एक दिन अचानक से फ्री भी आ गया। पहले ये 3 दिन इस वीक में इसलिए थी कि आगे 9-10 मुहर्रम था, वो एक दिन आगे हो गया है चांद आगे होने से। तो पहले जुमेरात जुमे पे 9-10 था, अब जुमे हफ्ते पे 9-10 है। तो जुमेरात का दिन ना अकेला अकेला सा लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है। इन्होंने कहा सर इस दिन छुट्टी होनी चाहिए। टेक्निकली हमने एक सिलेबस की ग्रिड बनाई थी कि हम 2 ग्रिड्स करेंगे पहले वीक में, वो हमने कर ली। फिर हमने कहा हम दूसरी ग्रिड 2 और ग्रिड्स करेंगे इस वीक में, जिसमें से हमने वाइंडिंग अप कर ली, और 10, 6, 7 की ग्रिड का हमारा आज इंशाल्लाह ताला लास्ट डे है जो प्लान के मुताबिक है। तो अगर हम खामखा कल के दिन को अवेल करने के चक्कर में अगले वीक से कोई टॉपिक पीछे ले आए तो कितना गलत होगा, क्योंकि हम तो एक खास ग्रिड्स बना के बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आज के टॉपिक को ज़रा ज़्यादा तसल्ली से कर लें और उसके बकाया को कल पे भी ले जाएं तो वो दोनों बड़े अच्छे तरीके से हो जाएंगे। मैं समझा नहीं। ठीक है, यानी कि अगर इस तरह से कह रहे हैं उस ठीक है। असल में चक्कर ये है कि वो बेचारे कितने टेस्ट, कितना डाटा अपने पास रखें। मतलब वो ऑलरेडी वो एक रूम में अलग अलग तरह के क्रैश कोर्सेज के टेस्ट लेके बैठे होते हैं, उसके बाद अगर वो उसके सारे ही अभी तक हुए हुए टेस्ट लेके बैठे हैं तो फिर तो वो हर वक्त ही अच्छा। फिर पता है क्या होगा, एक बच्चे ने टेस्ट 1 दिया, चेक हो गया, 2 दिन में टेस्ट 1 फॉर एग्जाम्पल चेक होकर मिल गए। एक बच्चे ने 7वें दिन दिया टेस्ट 1 और 8वें दिन ग्रुप में आके मैसेज कर दिया कि टेस्ट 1 अभी तक चेक होकर ही नहीं मिला। तो उसमें जो है ना वो हम वो सच्चाई में और ज़्यादा फंस जाते हैं कि सारे बच्चे समझते हैं कि यार अभी तक तो जिसने नहीं दिया वो कहता है शुक्र है मैंने नहीं दिया। तो इसलिए ना वो इंतज़ामिया वाले थोड़ा सा कोशिश करते हैं इस तरह के इशू को अवॉइड करते हुए जो पैटर्न है उसके मुताबिक चल रहा हो। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं खुद से पैटर्न तोड़ता हूँ तो इसको आगे पीछे करता हूँ तो फिर असूलन जो है वो मुझे फैसिलिटेट तो करना चाहिए। तो मैं अपनी टीम को बता दूंगा, मैं क्लास में पैगाम दे देता हूँ, अगर आज वाला टॉपिक हम आगे की तरफ लेके गए तो फिर एक तो टेस्ट इनका रिवैम्प हो जाएगा, और यानी अगर खाली 6 होता और 7 सही से नहीं हो पाता तो खाली 6 का टेस्ट कर लेंगे और 7 को आगे मंडे पे शिफ्ट कर लेंगे। इतना तो सही है।
ठीक है, अगर ऐसा हो गया, मैं अगर इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है हम इतने जोश में आ जाए और आप लोगों की तरफ से इतनी अप्रिसिएशन मिल रही हो और आप लोग हर बात पे इतना पॉजिटिवली चल रहे हो कि हम आज ही ख़त्म कर लें। तो एक मार्जिन है, मेरे पास गुंजाइश तो है, किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है हम क्रैश मोड अभी एक्टिवेट करें तो उसके बाद जो है वो चिंगारियाँ निकलना शुरू हो जाएं, आग निकलना शुरू हो जाए और हम पढ़ते पढ़ते जो है ना वो इतना आगे तक चले जाएं कि आप कहें सर क्या बात करते हैं, अभी भी देखिए 20 मिनट रहते हैं और चैप्टर 7 में है ही क्या, सर पढ़ा दे। तो ये देख लेते हैं। तो ये सारी मैंने बात इसलिए की है कि अगर आज हमें लग रहा हो कि खामखा जल्दी करने के चक्कर में क्वालिटी इंपेयर हो रही है, पहले तो हम बहरहाल जल्दी कर ही देते हैं, अब चूंकि जहन में मार्जिन आ गया अगले दिन का, तो मैं ध्यान रखूँगा कि किसी भी टाइम पे अगर मुझे लगे कि हम कल की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं मार्जिन, तो मैं कर दूँ। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये तो मेरी फुर्तियों पे डिपेंड करता है और आपकी समझने पे डिपेंड करता है। आपके चेहरों पे तारकी होगी तो मेरी रफ्तार स्लो हो जाएगी, आपके चेहरों पे रोशनी होगी तो मैं बढ़ता चला जाऊँगा। चलें जी, प्रोस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक हमने तजर्बा किया है जिससे चीज़ें बड़ी फास्ट हो जाती हैं, वो बड़ा मज़े का तजर्बा है। वो तजर्बा ये है कि मैं इधर आता हूँ यहाँ पे और यहाँ आके हवा में सारी बात समझाना शुरू कर देता हूँ। जब सारी बात हवा में समझ आ गई होती है तो हम उधर जाके सिर्फ इंग्लिश देखते हैं, उससे बड़ा मज़ेदार काम हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या है। प्रोस्पेक्टस से भी पहले समझते हैं कि कंपनी को शेयर्स इशू करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कहानी समझते हैं, कंपनी पैदा होती है। कंपनी कैसे पैदा होती है आपको पता है, चैप्टर 2 ने हमें पूरा तरीका बताया। कुछ लोग उसे बनाते हैं, तो हो सकता है ये चंद 5-6 दोस्तों जो पहले ही दिन एक नई कंपनी बना रहे हैं और उसे लेके चलें। और दिस कैन हैपन कि एक बिजनेस चला आ रहा था पिछले 15 साल से, अब चूंकि 20 से ऊपर जा रहे हैं तो वो कंपनी बनाने लगे हैं। तो एक नई कंपनी का मतलब नया बिजनेस नहीं होता हमेशा। नई कंपनी का मतलब है एक नया लीगल सेटअप, जो कि नया बिजनेस भी हो सकता है, पुराना चलता हुआ बिजनेस भी हो सकता है। जो भी कंपनी बनती है तो उसके करता धरता जो मेन लोग होते हैं वो उसमें पैसे डालते हैं और वो कंपनी को चलाते हैं। फिर जब तक कंपनी चलती रहती है वो बाहर के शरीकों को शामिल नहीं करते। कंपनी चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, कंपनी 1 करोड़ प्रॉफिट कमा रही है, 20 लाख के खर्चे की ज़रूरत पड़ी, उधार से उधार नहीं लेंगे, कंपनी के प्रॉफिट्स में से 20 लाख लगा देंगे और बकाया को डिविडेंड के तौर पे बांट देंगे। तो कंपनी फिर अपने फंड से चलना शुरू हो जाती है, अपने रिजर्व से चलना शुरू हो जाती है। फिर कंपनी को फ़र्ज़ करें अचानक से 25-30 लाख की ज़रूरत पड़ी और कंपनी के रिजर्व में पड़े हुए हैं 5 लाख। तो समटाइम दिस कैन हैपन कि कंपनी की अपने चंद लोगों में से एक बंदा कहता है मैं दे दूंगा 25 लाख, मेरे शेयर्स इंक्रीज़ कर दो। तो बाकियों के शेयर्स थोड़े से कम हो जाएंगे, उसके शेयर्स, या यूँ समझे वो कुछ मेंबर्स उनके शेयर्स खरीद लेगा और वो 25 लाख रुपए दे देगा। यानी कंपनी जब तक हो सके यही लोग चलाते रहते हैं। ये चाहते हैं कि हम ही कंपनी के मालिक बने रहें, हम ही कंपनी को ज़रूरत पड़े तो पैसे डालें उधार के तौर पे या जो भी, हम बाहर के लोगों के बीच में शामिल ना करें। हो सकता है कंपनी शुरू से लेके आखिर तक ऐसे ही चलती रहे, तो शायद उसे लिस्ट होने की भी ज़रूरत ना पड़े। वो एक पब्लिक कंपनी हो, और पब्लिक कंपनी का मतलब था जो लोग जब मर्जी आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 7 लोगों ने कंपनी बनाई थी और 7 लोग 25-30 साल से वही 7 लोग चल रहे हैं। अचानक से कंपनी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचती है कि कंपनी के जो अपने प्रॉफिट्स हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वो उसको फंड कर सकें, और आपको नज़र आ रहा होता है एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होता है जिससे अचानक से आपके प्रॉफिट्स 3 गुना हो सकते हैं, 2 गुना हो सकते हैं। कंपनी की वर्थ है फ़र्ज़ करें 4-5 करोड़, एक प्रोजेक्ट ऐसा आ गया है जो 10 करोड़ का, और अगर ये प्रोजेक्ट में एंटर हो गए तो कंपनी के प्रॉफिट 3-4 गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 10 करोड़ नहीं है और इतना बड़ा लोन लेने जाएंगे तो शायद इतने आराम से मिलेगा भी नहीं। फिर सिक्योरिटी के तौर पे क्या जमा कराएंगे, हमारे तो एसेट्स ही 5 करोड़ के अंदर अंदर है। तो हुआ ये कि कंपनी वालों ने सोचा कि अब हम शेयर्स इशू करेंगे। शेयर इशू करने का मतलब ये है कि हम जनता को कहेंगे हमारी ये कंपनी है, ये हमारी वर्थ है, आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। लोगों का पैसा आ जाएगा हमारे पास 10 करोड़ और हम दे देंगे उनको शेयर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि 7 लोगों के पास 100% शेयर्स हैं, तो जब ये नए शेयर्स इशू करेंगे तो नए शेयर पुराने शेयर मिला के साइज़ बढ़ जाएगा, और जिसके पास पहले 20% शेयर्स थे शायद वो गिर के 14% हो जाए। क्यों एक शेयर होल्डर चाहेगा कि वो 20% से 14% पे आए? उसे अर्निंग नज़र आ रही है। बात यह है कि अगर तो अर्निंग नज़र नहीं आती तो वो चाहते हैं कि बस वही लोग उतनी परसेंटेज के साथ रहें। जब उन्हें पता लग रहा है कि ये जो नए लोग आए हैं इनके पैसों से हमारे प्रॉफिट 4 गुना हो जाएंगे, तो मुझे 20% से उतना डिविडेंड मिलता था जितना 14% से मिलेगा। मेरे 20% की ब्रेकअप वैल्यू, बुक वैल्यू उतनी बड़ी नहीं थी। अब नेट एसेट्स बढ़ जाएंगे, तो जब कंपनी डिवाइड हो रही होगी तो मेरे 14% से मुझे ज़्यादा बड़ी अमाउंट मिल जाएगी।
तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करते हैं और आप जनरल पब्लिक को मार्केट में शेयर्स इशू कर देते हैं। वो शेयर फेस वैल्यू पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं। अगर मुश्किल हालात हो तो डिस्काउंट की भी इजाज़त होती है। बाहर के लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब बाहर के लोगों को आपने बुलाना कैसे है, ये चैप्टर उस बारे में है। ये चैप्टर उस प्रोस्पेक्टस का जिक्र कर रहा है जिसके थ्रू आपने बाहर के लोगों को बुलाना है। तो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप बाहर के लोगों को कंपनी के अंदर बुला रहे हैं, उनसे कह रहे हैं आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो और इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको क्या मिलेगा, आपको शेयर्स मिलेंगे। तो प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जिससे आप लोगों को बुला रहे हैं। अच्छा, ये वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो बैंक शैंक इशू करते हैं। बैंक वगैरह क्या करते हैं कि आज जो हमें पैसे दो, हम इतना इंटरेस्ट देंगे, आओ पैसे दो, हम इतने डिपॉजिट पे आपको सेविंग देंगे, इतना फ़ायदा देंगे। वो भी मिलते जुलते डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आओ इन्वेस्ट करो। वो प्रोस्पेक्टस नहीं है, वो एक ऑफरिंग डॉक्यूमेंट होता है। तो प्रोस्पेक्टस इज समथिंग जिसमें कोई भी एंटिटी अपने शेयर्स, अपनी सिक्योरिटीज़, अपने डिबेंचर, अपनी चीज़ें बेचने के लिए जनरल पब्लिक को बुला रही है और जनरल पब्लिक से पैसे लेंगे और उनको अपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर देंगे। तो वो डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोस्पेक्टस। अब उससे एक स्टेप आगे आते हैं। प्रोस्पेक्टस की एक खास किस्म होती है जिसको हम कहते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत है लेकिन तोड़ तोड़ के है, फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है, क्यों? पहले 6 करोड़ की ज़मीन खरीदनी है, फिर उसकी सारी लीगलाइजेशन करनी है, उसकी कमर्शलाइजेशन करानी है, गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह फॉलो करने हैं, फिर उसके साल बाद 4 करोड़ और चाहिए, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, उसकी बाउंड्री करके और वहाँ पर एक बिज़नेस शुरू करना है। तो आपको पहली किस्त में 6 करोड़ चाहिए और अगली किस्त में 4 करोड़। आप आज 10 करोड़ मांगेंगे तो लोग कहेंगे भाई आज तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं, आज इतने पैसे लेके खामखा हमारे पैसे दबा के बैठ जाओगे ना, उस पर प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा। तो अगर ये कंपनी चाहती है कि एक से ज़्यादा दफ़ा प्रोस्पेक्टस इशू करे तो ये पहली दफ़ा इशू करेगी शेल्फ प्रोस्पेक्टस। यानी शेल्फ प्रोस्पेक्टस होगा जिसमें लिखा होगा कि ये हम आपसे 2 दफ़ा पैसे मांगेंगे, ये पहली किस्त है उन 2 किस्तों में से, आज हम 6 करोड़ मांग रहे हैं इस पर्पज़ के लिए, और हमारे पूरे प्रोजेक्ट में एक और किस्त है जो हम बाद में साल बाद आपको दोबारा प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। तो जो पहली दफ़ा ऑफर किया वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहलाता है। साल बाद जब लोगों से कहेंगे अब हमें पैसे दो, दोबारा से प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, तो उस प्रोस्पेक्टस का नाम होगा सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस। तो अगर एक अकेला प्रोस्पेक्टस, एक अकेली ऑफरिंग हो तो हम वर्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा दफ़ा आपने लोगों को बुलाना हो तो इस सीरीज़ में जो पहला होता है वो शेल्फ होता है और इस सीरीज़ में आगे 2, 3 जितने भी प्रोस्पेक्टस आने हैं वो कहलाते हैं सप्लीमेंट के। पिछले को सप्लीमेंट कर रहे हैं और जब जब वो सप्लीमेंट आएगा वो उस वक्त तक के प्रॉफिट्स और उस वक्त की सारी सिचुएशन बता रहा होगा। अब ऑब्वियसली जब आपने लोगों को बुलाना है कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो प्रोस्पेक्टस में कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताएंगे, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल के बारे में बताएंगे, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, ये जिस प्रोजेक्ट में एंटर होने लगे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, इसकी प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज के बारे में बताएंगे, शेयर होल्डर्स के राइट्स के बारे में बताएंगे। फिर एक और चीज़ आप जो बताना चाहेंगे वो होगा कि जो कंपनी है इसके शेयर्स खरीदने का तरीका क्या है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि कंपनी कैसी है, नंबर 2 वो प्रोजेक्ट कैसा है जिसमें पैसे लगवाए जा रहे हैं, और नंबर 3 प्रोजेक्ट में पैसे लगाने का तरीका क्या है। आप उनको बताएंगे कि भाई हम आज प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं और आज से इतने दिन बाद हमारी सब्सक्रिप्शंस ओपन हो रही हैं। प्रोस्पेक्टस तो एक इश्तिहार है, इन्विटेशन है। अब उस इश्तिहार के अगेंस्ट लोगों ने रिएक्ट कैसे करना है, तो हो सकता है आप उन्हें कहेंगे जी आज से 10 दिन बाद आप आएँ। 10वां और 11वां दिन सैटरडे संडे बनता है। मिज़ान बैंक से हमने बात की हुई है, पाकिस्तान में मिज़ान की सारी ब्रांचेस में आप जा सकते हैं। आप वहाँ जाएं, हमारा प्रोस्पेक्टस पड़ा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म पड़ी होगी, आप एप्लीकेशन फिल करें, आपने जितने हज़ार शेयर्स खरीदने हैं उतने के पैसे मिज़ान में जमा करा दें। ये एक प्रीपेड एप्लीकेशन होती है। ये ऐसा नहीं होता कि लोग कहें मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ और फिर बाद में कंपनी का अच्छा बताओ पैसे दो। ये पैसे दे के एप्लीकेशन दी जाती है। तो प्रोस्पेक्टस में बताएंगे कि भाई इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है। अब लोगों की एप्लीकेशंस आ गई, हो सकता है आपने 10 करोड़ आपको चाहिए था, एप्लीकेशंस आ गई 11 करोड़ की। अब आप क्या करेंगे, एक इंडिपेंडेंट बैलेटर के पास भेज देंगे, उसको कहेंगे ये चंद लोग हैं, आपने बैलेटिंग करनी है, इनमें से उतने लोगों की बैलेटिंग कर देंगे जिनसे 10 करोड़ पूरा हो जाए। तो कुछ नसीब सेलेक्ट हो जाएंगे और कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिलेक्ट नहीं होंगे। जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनको फ़ौरन से उनका पैसा वापस करना है। नहीं करेंगे तो आपको बिजनेस शुरू करने की इजाज़त नहीं मिलेगी, उनका पैसा उन्हें वापस कर देना है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए, आपने कहा हमें 10 करोड़ चाहिए, आवाम की तरफ से आ गया 9 या 8.5 करोड़, तो एक कॉन्सेप्ट होता है अंडर राइटिंग। आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करते हैं कि अगर हमारी सब्सक्रिप्शन कम हुई तो जितनी कम हुई तुम दे देना। बैंक भी सोचता है कि ज़्यादातर कंपनियां एवं डरती हैं, सब्सक्रिप्शन ज़्यादातर की पूरी हो जाती है। तो बैंक अगर 100 कंपनियों को ये कहेगा कि मैं आपके साथ ये तय करता हूँ, तो शायद 2 कंपनियों में बैंक को शेयर खरीदने पड़े, बाकी में नहीं। वो जालिम कमीशन सबसे ले लेगा।
कमीशन किस बात का? वो कहेगा मैंने आपके लिए 1.5-2 करोड़ साइड पे रखा हुआ था कि अगर आपके शेयर्स पूरे इशू ना हुए तो फिर मैं शेयर्स खरीद लूँ, और अगर उसको शेयर खरीदने पड़ गए तो डबल कमीशन लेगा, एक अंडरराइटिंग का कमीशन लेगा और एक बल्क में शेयर खरीदने के ऊपर कमीशन लेगा। तो बैंक के लिए बड़ी मजे की डील होती है कि वो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है लोगों के साथ। अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक कंपनी से कहता है कि अगर आपकी सब्सक्रिप्शन पूरी ना हुई तो जितना गैप हुआ वो मैं पे कर दूंगा और मैं उतने के शेयर्स खरीद लूँगा। ये सारे अरेंजमेंट हो गए। फिर चैप्टर में कुछ और डिस्कशन है। चैप्टर में डिस्कशन ये है कि आपने झूठ नहीं बोलना प्रोस्पेक्टस में। अगर आपने झूठ बोला तो ये क्राइम है। आपने मैस पब्लिक से झूठ बोला है, आपने प्रोस्पेक्टस अखबार में इश्तिहार दिया था, आपने झूठ बोला है। जब आप मैस पब्लिक से झूठ बोलेंगे, क्राइम करेंगे, तो क्या होगा? आपको क्रिमिनल लायबिलिटी होगी और गवर्नमेंट आपको सज़ा देगी कि आपने पाकिस्तान की आवाम के साथ झूठ बोला है। अनलेस कि आप पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हो, आप पाकिस्तान की आवाम के साथ झूठ नहीं बोल सकते, तो आपको क्रिमिनल लायबिलिटी होगी। देन सिविल लायबिलिटी भी होगी। आपने झूठ बोला, कुछ लोगों ने आपका झूठ देखा, सुना और उसकी बेस पे जल्दी से इन्वेस्टमेंट कर डाली, तो जिन लोगों ने आपके झूठ की बेस पे इन्वेस्टमेंट की, उनका नुकसान हुआ है, तो उनका नुकसान भी वो लोग कंपनसेट करेंगे जिन्होंने झूठ बोला। प्रोस्पेक्टस में तो कंपनी फिर अपने बारे में बड़ा ज़बरदस्त बताएगी, हमारी सबसे तूफानी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, हमारे एसेट्स भी बहुत ऊपर हैं, लायबिलिटीज़ भी नहीं है। तो लॉ ने कहा भाई आप फिर प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट को भी लेके आएंगे। प्रोस्पेक्टस की कई चीज़ों पे कंफर्म करने के लिए एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट होगी। कंपनी ने कहा हमारी 700 मिलियन की बिल्डिंग्स हैं, एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट लगी होगी, फलाना वैल्यू, और हाँ जी हम मानते हैं 700 मिलियन की है। आप कहेंगे हमारे लीगल केसेस 5 मिलियन से भी कम के हैं, तो एक लीगल एडवाइज़र की रिपोर्ट होगी, हाँ ऐसे है। उन्होंने कहा हमारे 5 साल के ये प्रॉफिट है, एक ऑडिटर की रिपोर्ट होगी, हाँ जी वाकई ऐसे हैं। तो एक एक्सपर्ट होगा जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इनसे उसका ताल्लुक ना हो, कंपनी बनाने वालों से उसका ताल्लुक ना हो। वो एक्सपर्ट भी झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो भी झूठ बोलेगा तो उसको भी वही सजाएं हैं जो हमने पीछे डिस्कस की, कि उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी और गवर्नमेंट उसको क्रिमिनल ऑफेंस कंसिडर करेगी। तो क्या ये सारी बात समझ आ रही है? अगर एक प्रोस्पेक्टस में एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट साथ अटैच भी होनी चाहिए और प्रोस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए कि ये वाली चीज़ के ऊपर एक एक्सपर्ट ने हमें राय दी है और आखिरी दिन तक भी उस एक्सपर्ट ने विड्रॉ नहीं किया था, उसने कॉन्सेंट दी थी कि हम उसकी ये जुमला अपने प्रोस्पेक्टस में डाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये पब्लिश कब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से? तो इसको अखबार में पब्लिश करना है, इसको बड़े लेवल के अखबार में पब्लिश करना है, जो पूरे मुल्की लेवल पे सर्कुलेशन रखता हो, आपने उस अखबार में पब्लिश करना है। कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे भी अवेलेबल करना है, कंपनी की वेबसाइट पे भी डाल देना है, कंपनी की बहुत सारी और लोकेशन पे भी, यानी कि बैलेटर के पास भी रखवा देना है, कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसके पास भी रखवा देना है, कुछ केस में आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकर और अंडरराइटर वगैरह के पास भी रखवा रहे होते हैं। तो जगह जगह आपने इसको अवेलेबल कर देना है प्रोस्पेक्टस को। प्रोस्पेक्टस में सारी बातें बताने के साथ ये ज़रूर बताना है कि आपकी कंपनी में कौन कौन से रिस्क हैं और क्या क्या अनसर्टेनिटीज़ हैं, ताकि इन्वेस्टर को पता हो। ये जो पब्लिश करना है, इससे पहले आपको एक अप्रूवल लेनी होगी SECP से। SECP को अप्लाई करना होगा। SECP से कहेंगे प्रोस्पेक्टस है, देखें, अगर SECP उसको अप्रूव करेगा तो वो अलाउड है, अगर वो अप्रूव नहीं करेगा तो अलाउड नहीं है। फिर हम एक देखते हैं कि एक लिस्ट है कि कौन कौन से लोगों को अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने ही शेयर होल्डर्स को बांट रहे हो, अपनी एम्प्लॉइज़ को बांट रहे हो, अपने ही मेंबर्स को बोनस शेयर्स दे रहे हो, तो जब भी आप अपने ही लोगों के साथ कोई मामला कर रहे हैं तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रोस्पेक्टस इशू करता है तो उसको भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। बाकी हर किसी को SECP से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल के कुछ खास दिनों के बाद आप उसे पब्लिश करेंगे और पब्लिश होने के कुछ खास दिनों के बाद आप उसकी सब्सक्रिप्शन ओपन करेंगे। अप्रूवल और पब्लिकेशन में कम से कम फासला 21 दिन का, कम से कम आपने 21 दिन पहले अप्रूवल ले लेनी है पब्लिश करने से पहले। ज़्यादा से ज़्यादा फासला 60 दिन का। अप्रूवल के बाद प्रोस्पेक्टस 60 दिन तक जिंदा रहेगा। 60 दिनों में कहीं ना कहीं आपने उसे पब्लिश करना है। अब पब्लिश वाला दिन और सब्सक्रिप्शन वाला दिन, इन दो में फ़र्क समझ आ रहा है? पब्लिश है जब आपने अखबार में दिया, सब्सक्रिप्शन है जब आप लोगों से कह रहे हैं कि एप्लीकेशन दे दो। तो अखबार वाले दिन का फासला सब्सक्रिप्शन वाले डे से कम 7 दिन बाद हो। ऐसा ना हो कि आज अखबार में इश्तिहार आए और कल लोगों को बुला लें, और ऐसा भी ना हो कि अखबार में इश्तिहार दे के आप कहें 7 महीने बाद आना। कम से कम 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का फासला होना चाहिए। तो ये चैप्टर बेसिकली इन सारी चीज़ों पे भरा हुआ है। लॉजिक इतनी ही है जितनी हमने डिस्कस कर ली है, बाकी अब हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे। यहाँ तक प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड लॉजिकल बातों में, उसकी बातें, प्रोस्पेक्टस के जो पॉइंट्स हैं उसमें किसी का कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइए। जी, अगर ऑथराइज कैपिटल कम है और आपको ज़्यादा चाहिए तो पहला स्टेप है आप ऑथराइज कैपिटल स्पेशल रेजोल्यूशन से बढ़ाएंगे वहाँ तक, फिर आप शेयर इशू कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और कोई इस प्रोसेस से रिलेटेड?
कोई कंपनी किस टाइम पे प्रोस्पेक्टस इशू करती है? आते साथ भी कर सकती है, दरमियान में भी कर सकती है, एंड पे भी कर सकती है, और हो सकता है ज़िंदगी में कभी करे ही ना। प्रोस्पेक्टस का ताल्लुक नीड से है, नीड का ताल्लुक एक बड़े प्रोजेक्ट से, जिस प्रोजेक्ट में इतना फ़ायदा नज़र आ रहा है कि आप अपने बंदों के अलावा भी मार्केट से कुछ शरीकों को बीच में लेके आना चाह रहे हैं। डन? किताब से पूछते हैं प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं? एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको कहें या जिसको प्रोस्पेक्टस की नियत से इशू किया है, एंड इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, ऑफर फॉर सेल, डॉक्यूमेंट, पब्लिकेशन और द इन्विटेशन। उनको जितने अल्फाज आते थे सारे लिख दिए। तो कोई भी ऑफर, मशहूरी, इश्तिहार, बैनर, किताबचा वगैरह वगैरह, हर वो चीज़ प्रोस्पेक्टस है जो क्या कर रही है? ऑफरिंग टू पब्लिक, पूरी पब्लिक को या एनी सेक्शन ऑफ पब्लिक, सिर्फ कराची के लोगों को। हो सकता है ऐसा हो कि आप कहें सिर्फ कराची के लिए प्रोस्पेक्टस है, तो पब्लिक या पब्लिक का कोई पोर्शन, और इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक, या लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं कि अपनी ऑफर दो फॉर सब्सक्रिप्शन या परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट और एंटिटी। मैं नॉर्मली कहता हूँ प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन को 3 हिस्सों में तोड़ लें। पहला, ये किस तरह की चीज़ है। दूसरा, ये कर क्या रहा है। ऑफर कर रहा है लोगों को कि आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, हमारी सिक्योरिटीज़ खरीदो। तीसरा हिस्सा एक्सेप्शन, अदर देन डिपॉजिट इनवाइटेड बाय बैंक एंड सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये वो नहीं है जो बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां वगैरह दे रही होती हैं। तो प्रोस्पेक्टस किस तरह की चीज़ है, किस लिए है और क्या नहीं है। तो ये दो लाइंस की आप 3 हिस्से कर लेते हैं तो फिर आपके लिए डेफिनेशन को तोड़ के याद रखना आसान होता है। पेपर में डेफिनेशन भूल भी जाए तो आप ये 3 चीज़ें पूरी करते हुए कुछ अल्फाज लिखें। अगर पेपर में कोई डेफिनेशन ना आए तो ये नहीं सोचना कि सर ने कहा था कि डेफिनेशन तो हूबहू लिखनी होती है, अब मुझे नहीं आती तो मैं क्या करूँ, फिर खुद से लिख देनी है। जो जहन में आ रहा है उस तरह से लिख देना है। कम से कम जितने नंबर टूटे बचे निकाले जा सकते हैं वो ज़रूर निकाल लेने हैं। प्रोस्पेक्टस को आपने देखा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और सप्लीमेंट। शेल्फ एक सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को अलाउ कर रहा है कि वो मल्टीपल टाइम ऑफरिंग करें, जो डिस्क्लोज किया हुआ डॉक्यूमेंट में एक प्रिस्क्राइब टाइम में और प्रिस्क्राइब कंडीशन के तहत। एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जो एक से ज़्यादा दफ़ा आपको ऑफर कर रहा है। सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को इनवाइट करता है सिक्योरिटीज़ के लिए जो अर्ली ऑफर हुए थे थ्रू शेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू। सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस में आपने अप टू डेट डिस्क्लोजर देने हैं, यानी कि सप्लीमेंट साल बाद आया तो साल बाद की फाइनेंशियल कंडीशन, साल बाद के एसेट्स की वैल्यू, साल बाद की चीज़ें बतानी है। तो ये पहले प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस। पर्पस क्या है? अगर कंपनी सिक्योरिटीज लार्ज नंबर ऑफ पर्सन को देना चाहती है तो प्रोस्पेक्टस की तरफ आएगी। अगर जनरल पब्लिक जो है वो चाहती है कि वो खरीदे तो कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो उनको इन्फॉर्मेशन दें। वो इन्फॉर्मेशन किस डॉक्यूमेंट में? प्रोस्पेक्टस में। तो ये जनरल डिस्कशन है, ये लॉ के वर्ड्स नहीं है, ये आपको समझाने के लिए किताब ने बताया है। टाइमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस कभी भी लाइफ में इशू कर सकते हैं। कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले भी शेयर इशू कर सकती है, बिजनेस शुरू करने से पहले भी शेयर इशू कर सकती है और फ्यूचर में भी कर सकती है। बट प्रोस्पेक्टस की एग्जिस्टेंस एंड हो जाती है जब उसका पर्पस पूरा हो जाए। प्रोस्पेक्टस आया है कि आए, आपको प्रोस्पेक्टस इशू हो और प्रोस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप उसके मुताबिक शेयर्स खरीद लें, बस प्रोस्पेक्टस मर गया। मेमोरेंडम आया था और पक्का कंपनी का आइन बन गया था, कंपनी का मंशूर बन गया था, कंपनी के रिकॉर्ड में आ गया था। तो मेमोरेंडम या आर्टिकल की तरह परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, एक पर्पस के लिए आया, बस इसका इतना ही पर्पस है। एक स्टेप आगे चलते हैं। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार बिफोर इशू। आपने पब्लिश होने से पहले इसकी एक साइंड कॉपी डायरेक्टर्स वगैरह की तरफ से रजिस्ट्रार को जमा करा देनी है। अगर नहीं करेंगे तो लेवल 2 फाइन होगा। लेवल 2 फाइन हमने अलग से नोट करना होता है। नॉर्मली अथॉरिटीज़ कंपनी को रिक्वायर करती हैं कि वो अरेंज करें और राइट करें रिस्क फैक्टर्स सिंगल पैरा में। नॉर्मली कंपनियों को मजबूर करती हैं अथॉरिटीज़ कि भाई आपने अपने प्रोस्पेक्टस में डिटेल से प्रॉपर तरीके से बता देना है कि क्या क्या आपके रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर एक सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सीमेंट सेक्टर के अपने मसले हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अपने मसले हैं। अगर कंपनी एग्रीकल्चर है तो वो बताएगी अपने यूज़र्स को कि भाई आप पैसे खर्च रहे हो लेकिन ये जहन में रखना कि मौसमी तगैर व तबदुलात क्या होता है, ठीक है। तो इस वजह से, इन हालात की वजह से हमारी कंपनी में ये बिज़नेस डूब भी सकता है। तो लोगों को ये ज़रूर बताना है कि हमारे बिज़नेस में रिस्क भी हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ पॉजिटिव दिखाएं और लोग इन्वेस्ट कर दें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अपने फ्रंट ऑफिसर के कि जी PRC का जब बच्चा आए तो उसको पहले तो बताना है कि CA क्या है, किस तरह से और कितने अरसे में नॉर्मली होता है। फिर बताना ज़रूर है कि अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आप मत आएँ CA में। इसी वजह से हमारे पास PRC के एडमिशन कम होते हैं, क्योंकि हम ज़रा सच बोल देते हैं। अगर बच्चे को हम उस वक्त कागज़ पे बड़े प्यारे से ख्वाब दिखाएं और उसको जो है वो बता दें कि इतने अरसे में हो जाता है, फिर तस्वीर दिखा दें 21 साल वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट की, ठीक है, तो वो मुतमईन भी हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि जब सच ज़्यादा बोलेंगे तो अगला बंदा फिर वो काम नहीं करेगा। तो कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि रिस्क भी बताए प्रोसेस के।
क्योंकि अगर रिस्क बता दिए तो आने वाला डर भी सकता है। तो लॉ मजबूर करता है कि कम से कम एक सिंगल पैरा में आपने कंपनी के मोटे मोटे रिस्क ज़रूर बताने हैं। तो ये इंतहाई मजबूरी से इस पैरा को कहीं ना कहीं करके डाल देते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि अचानक से उसकी इंक फीकी कर दें, वो कह दें कि जी वो पता नहीं क्या हुआ था, वहाँ टाइपिंग एरर हो गया था, वहाँ कुछ मसला हो गया था। तो कहने का मतलब है कि कंपनी नहीं चाहेगी कि रिस्क फैक्टर बताए, लेकिन लॉ ये कहता है कि आपने अपनी कंपनी के रिस्क फैक्टर्स बताने हैं। प्रोसेस हमें सारा समझ आया हुआ है। अब सिंपली सी बात है, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस SECP से आपने अप्रूव करवाना है। इश्यूरी ऑफरर SECP को कॉपी कम से कम 21 दिन पहले पब्लिकेशन से कम 21 पहले जमा कराएंगे। SECP इसको अप्रूव कर देगा अगर इसमें वो इन्फॉर्मेशन हुई जो उन्होंने बताई थी। एक रेगुलेशन है पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017, उसने कुछ कंटेंट्स बताए हैं, वो कंटेंट पूरे होने चाहिए। कौन से कंटेंट है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये प्रोस्पेक्टस 60 दिन तक वैलिड होगा, 60 दिनों में आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। ये 60 दिन ज़रूरत पड़ने पे आप मजीद 60 दिन इसमें इंक्रीज भी कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस कभी भी इशू नहीं होगा, पब्लिश नहीं होगा, सर्कुलेट नहीं होगा जब तक SECP इजाज़त नहीं दे देता। ये तीसरी दफ़ा जुमला आया है, वो बार बार कह रहे हैं SECP का अप्रूवल चाहिए। SECP प्रोस्पेक्टस SECP की अप्रूवल चाहिए, SECP को आपने अप्रूवल के लिए सबमिट करवा देना है। और SECP की अप्रूवल के बगैर SECP के अप्रूवल के बगैर आप इशू पब्लिश और सर्कुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे बता के उनको लगा कि शायद आप समझ रहे हैं सिर्फ प्रोस्पेक्टस की बात हो रही है, और आप फेसबुक पे फिर एक रील चला दें, उस रील में आप बता दें कि कंपनी बड़ी ज़बरदस्त है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, और पूछें आपने अप्रूव नहीं करवाया था, तो वो कहेंगे प्रोस्पेक्टस थोड़ी था। तो उन्होंने कहा बगैर SECP से पूछे कोई भी बंदा ना इशू कर सकता है, ना सर्कुलेट कर सकता है, ना पब्लिश कर सकता है, ना टेलीकास्ट कर सकता है, ना ब्रॉडकास्ट कर सकता है। सारे अल्फाज जिससे सारे मीडिया कवर हो जाएं। एन एडवर्टाइजमेंट अदर देन प्रोस्पेक्टस अनाउंसिंग अ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़। तो अगर आप पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी किसी भी और डॉक्यूमेंट से दे रहे हैं विच इज़ नॉट प्रोस्पेक्टस, तो वो भी ना टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट ना इशू कर सकते हैं जब तक आप SECP से इजाज़त ना ले लें, या आप प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी आपका मौजूद हो और एडवर्टाइजमेंट में लिखा हो कि ये एडवर्टाइजमेंट आपको मोटी मोटी बात बता रही है, डिटेल जानने के लिए फलाना जगह रखा हुआ प्रोस्पेक्टस पढ़ें, वो आपको बताएगा। या उस रील के अंदर एक लिंक आ रहा हो कि क्लिक करें और प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाए। तो कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो अदर देन प्रोस्पेक्टस है, आपको उसको भी अप्रूव करवाना पड़ेगा। आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते बगैर SECP से पूछे। सारी चीज़ों में SECP इन्वॉल्व है। उसने कहा मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, सिर्फ एक चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर फिर भी प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत लिखा रह गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। अप्रूवल के लिए मैं मौजूद हूँ, हर चीज़ मेरे से पूछ के होगी, हर चीज़ में मैं सामने हूँ, हर जगह पे मैं आपको तंग कर रहा हूँ। लेकिन आपको लगेगा कि हर जगह मैं इन हो गया हूँ, चलो एक जगह मैं अपने आप को आउट कर लेता हूँ। अगर किसी का नुकसान होगा तो उसका SECP से कोई ताल्लुक नहीं। तो आखिरी पॉइंट बड़ा अच्छा है कि SECP शैल नॉट बी लायबल टू एनी एक्शन एंड डैमेजेस सफर्ड ड्यू टू एनी प्रोस्पेक्टस अप्रूव बाय। कि अगर बंदा कहे SECP आपने अप्रूव किया था, तो SECP कहेगा कानून को जाके पढ़ो, मैंने कहा था अप्रूव कर रहा हूँ, जिम्मेदारी कोई नहीं है। हाँ, सारा कुछ उसी तरह से, बस एक पॉइंट पे आके जो है ना वो, तो कुछ पॉइंट्स पे उन्होंने कहा जी हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, बाकी हर चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे, इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेंगे जिसमें नुकसान होगा। जैसे आप कह देना कि ये सारी पॉलिसीज़ हैं, जो अच्छी पॉलिसी हैं वो मेरी हैं, लेकिन जिस पे नुकसान हो सकता है वो XYZ पर्सन की पॉलिसी होगी। कुछ जगह पे अप्रूवल की एक्सेप्शन है, कुछ जगह अप्रूवल लेना मैंडेटरी नहीं है। कहाँ? अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। फिर मैंने कहा था अगर अपनों को ऑफर की जाए, वो कौन कौन सी है? सिक्योरिटीज़ प्राइवेट ऑफर में दी गई है, प्राइवेटली आपने किसी चाहने वाले को, आसपास के बंदे को दे दिया। सब्सिडरी के शेयर्स अपने होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को डिविडेंड के तौर पे बांट रहे हैं, या मेंबर्स या एम्प्लॉइज़ को शेयर्स दे रहे हैं, या फैमिली मेंबर्स को दे रहे हैं इन लोगों के, या बोनस शेयर्स के तौर पे दे रहे हैं। सिक्योरिटीज़ आर शेयर्स एंड आर ऑफर्ड एज बोनस शेयर टू एनी ऑल मेंबर। बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं, बोनस शेयर दिए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं घबरा मत जाना, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है जहां उन्होंने डिविडेंड बोलना था वहां उन्होंने शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी टू मेंबर की बात की। मैं दोबारा चैप्टर 5 की तरफ आपकी याद कराऊं कि अपने शेयर अपने मेंबर को देना बोनस शेयर है, और दिस इज़ नॉट डिविडेंड इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ इसे डिविडेंड नहीं मानता। लॉ डिविडेंड मानता है मेरे पास रखे किसी और कंपनी के शेयर दिए, अपने शेयर किसी को दिए तो लॉ इसे कहता है ये बोनस शेयर है, इसको हम बोनस शेयर का इशू काउंट करते हैं। ये बातें हमारी हो गई। बोनस शेयर हो, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम हो, मेंबर्स को शेयर दिए जा रहे हैं, राइट शेयर्स हो, या सब्सिडरी के शेयर मेंबर्स को डिविडेंड के तौर पे बांट रहे हों, या किसी प्राइवेट ऑफर में एक आध अपने चाहने वाले को, अपने आसपास के कनेक्टेड बंदे को शेयर्स दे रहे हैं, इन सब के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए। और स्टेट बैंक ज़रा ज़्यादा बड़े लेवल का इदारा है तो उसको SECP से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है।
इशू, सर्कुलेशन और पब्लिकेशन। पब्लिकेशन कैसे होगा? प्रोस्पेक्टस फुल टेक्स्ट में या एक एवरेज फॉर्म में। फुल टेक्स्ट का मतलब है सारी बातें, एवरेज फॉर्म का मतलब आप SECP से अप्रूव करा लेते हैं कि भाई अखबार में इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस आएगा तो मसला हो जाएगा, तो वो आपको एक स्मार्ट शॉर्ट वर्जन भी उसका अप्रूव कर देते हैं। तो प्रोस्पेक्टस फुल क्लास फॉर्म में या क्रैश कोर्स की फॉर्म में शैल बी पब्लिश एटलीस्ट इन 1 उर्दू एंड 1 इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। उर्दू और इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर में आएगा। ये कम से कम 7 दिन पहले आएगा जो आपने पब्लिक सब्सक्रिप्शन के डेज रखे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन पहले आ सकता है, यानी इससे कम से कम 7 से 30 दिन के अंदर अंदर सब्सक्रिप्शन के डेज होने चाहिए। सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज जो है अवेलेबल करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पे, सिक्योरिटी एक्सचेंज पे, बैंकर टू द इशू पे, शेयर रजिस्ट्रार पे, बैलेटर पे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो मुख्तलिफ कंपनियों का रेटिंग करती है कि ये अच्छी है या बुरी है या इसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है या नहीं, आप उधर रख दें। प्रोस्पेक्टस सब्सक्रिप्शन फॉर्म वेबसाइट पे रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन नहीं हो जाती। तो एक बंदा बैंक में जाके एप्लीकेशन देने के बजाय आपकी वेबसाइट से भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके और ऑनलाइन पेमेंट करके भी अप्लाई कर सकता है। एक्सपर्ट कौन होगा? बैंकर, सिक्योरिटी एडवाइजर, इंजीनियर, वैल्यूअर, अकाउंटेंट, लॉयर, या ऐसा कोई भी शख्स जिसकी फील्ड उसे इजाज़त देती है कि आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट शख्स होना चाहिए, ऐसा शख्स ना हो जो किसी भी वक्त कंपनी की मैनेजमेंट प्रमोशन से इसका ताल्लुक रहा हो। एक्सपर्ट प्रोस्पेक्टस में अगर एक स्टेटमेंट आती है जिससे लिखा जाता है कि ये स्टेटमेंट एक्सपर्ट की तरफ से आई है, तो प्रोस्पेक्टस में एक जुमला भी आएगा साथ में कि ये स्टेटमेंट एक्सपर्ट ने दी और उसने विड्रॉ नहीं की। एक्सपर्ट हैज़ गिवन हिज रिटन कॉन्सेंट, आप तब तक उसका जुमला नहीं डालेंगे जब तक उसने रिटन कॉन्सेंट नहीं दे दी उस फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट में जिसमें वो चाहिए थी। और प्रोस्पेक्टस में एक स्टेटमेंट अपीयर हो कि एक्सपर्ट ने अपनी कॉन्सेंट दी और उसने अपनी कॉन्सेंट विड्रॉ नहीं की। तो अगर एक एक्सपर्ट ने कॉन्सेंट दी है तो ही उसके जुमला आएगा प्रोस्पेक्टस में, वैसे ही आएगा जिस तरीके से वहाँ पे होना चाहिए। और देन फाइनली उसमें लिखा होगा कि ये इसकी कॉन्सेंट से ये जुमला आ रहा है और उसने ये कॉन्सेंट अपनी विड्रॉ नहीं की। ऑल क्लियर? क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी, हमने कहा जो भी बंदा मिसलीडिंग, इनकरेक्ट, अनट्रू, डिसेप्टिव स्टेटमेंट दे रहा है वो ऑफेंस कमिट कर रहा है। कोई भी ओमिट कर रहा है इन्फॉर्मेशन ऐसी जो सिक्योरिटीज एक्ट या इस तरह के किसी लॉ ने बताई है तो वो कर रहा है क्रिमिनल लाइबिलिटी। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, दोबारा भी सुन लें, दिस इज़ द चैप्टर जिसके पीछे लॉ है सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015। हमारा सिलेबस कंपनीज एक्ट को रेफर करता है लेकिन प्रोस्पेक्टस के सेक्शन हम उठाते हैं सिक्योरिटीज़ एक्ट से। तो अगर कहीं पेपर में सवाल आए कि सिक्योरिटीज़ एक्ट के तहत जवाब दो तो बहुत अच्छी बात है, आपने उनको फ़ौरन से जो है ना उनके माथे पे बोसा दे देना है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था चैप्टर 6 का सवाल है, आपने सिक्योरिटीज़ एक्ट जब लिख दिया तो मैं पहुंच गया कि ये चैप्टर 6 का सवाल है। तो चैप्टर 6 इज़ द ओनली चैप्टर जहाँ सिक्योरिटीज़ एक्ट का रेफरेंस है, बाकी सब के पीछे जो लॉ है वो कंपनीज एक्ट है। कंपनसेशन ऑफ फॉल्स मिसलीडिंग, कोई भी ऑफर डायरेक्टर, इशूअर वगैरह जो जिसने प्रोस्पेक्टस साइन किया है या जिम्मेदारी लेता है वो पे करेगा कंपनसेशन हर उस शख्स को जिसने सिक्योरिटीज एक्वायर की इन रिलायंस ऑफ प्रोस्पेक्टस और उसको लॉस हुआ है क्योंकि आपने इनकरेक्ट, अनट्रू, मिसलीडिंग, जानबूझ के स्टेटमेंट गलत दी थी, तो आपके झूठ बोलने पे आपको गुनाह होगा, आपको उसकी कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी हर उस शख्स को जिसका आपने नुकसान किया। देन यहाँ पे इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है जो कि छोटा सा है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, जिस डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं मुझे लग रहा है आज ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो मतलब वही बात है, ज़बरदस्ती आपको नहीं तंग करेंगे, लेकिन अगर वक्त कम हुआ तो फिर उसको अगले दिन पे शिफ्ट करने में ज़्यादा हर्ज नहीं है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हम ये कहते हैं कि बिज़नेस कमेंस करने का इख्तियार, ये जो प्राइवेट कंपनी है ना जैसी बनती है बिज़नेस शुरू कर लेती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी और इस तरह का सेटअप है जो कि जिसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो चूँकि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनके पैसे वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इतने आराम से बिज़नेस शुरू नहीं कर सकते जब तक कुछ शर्तें पूरी ना कर दें। भाई कंपनी आते साथ ही उसने प्रोस्पेक्टस दे दिया, लोगों के भी पैसे उसके पास हैं, लोगों के कुछ के पैसे वापस करने थे वो अभी वापस नहीं किए, अभी चीज़ें डिसाइड नहीं हुई, कंपनी के अपनों ने अभी तक पैसे खर्चे नहीं हैं और आप जो है वो बिज़नेस शुरू कर दें, तो लॉ ने का ये काम नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी और गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल जब मर्जी कमेंस कर सकते हैं बिजनेस और तमाम पावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कंपनी तब तक कमेंस नहीं करेंगे बिजनेस जब तक वो कुछ शर्तें पूरी ना कर दें। यानी कि हमने कहा कि बिजनेस कमेंस करने की इजाज़त प्राइवेट कंपनी को ओपनली है, गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल को भी ओपनली है, जैसे ही बने बिजनेस शुरू कर लें। लेकिन बाकी कंपनियों से मुराद है पब्लिक कंपनियाँ और गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल, ये लोग फ़ौरन से बिज़नेस कमेंस नहीं कर सकते, इनको कुछ शराइत पूरी करनी होंगी। अच्छा, सिर्फ बिज़नेस कमेंस नहीं कर सकते, कुछ और बातें भी हैं। बोरविंग भी नहीं कर सकते, ये लोन नहीं ले सकते। हर कंपनी के पास वैसे तो इम्प्लाइड पावर होती है बोरो करने की, लेकिन अगर ये वाला मामला आ गया तो बिज़नेस कमेंस
अगर करने का सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिला तो फिर उनको बोरोइंग की इजाज़त भी नहीं है। नंबर 2, वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो टेंटेटिव हैं, वो टेम्परेरी हैं, वो परमानेंट नहीं है, लीगल बाइंडिंग नहीं है। जिस दिन कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन लीगली बाइंडिंग होगा, उससे पीछे वो कॉन्ट्रैक्ट भी कच्चे पक्के हैं। तो 3 नुकसान हैं इन शराइत को पूरा ना करने का। बिजनेस कमेंस नहीं हो सकता, लोन नहीं ले सकते, और आपके कॉन्ट्रैक्ट्स की लीगल हैसियत नहीं है। जैसे ही कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा आपके सारे मामला ओके हो जाएंगे, आप लोन भी ले सकते हैं और आप मुख्तलिफ तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी करें तो लीगल बाइंडिंग हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन सी शराइत हैं जिनके ऊपर आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिले। एक तो ये कि आपके जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह हैं कंपनी के जो बड़े हैं उन्होंने तो अपने पैसे पूरे दे दिए हों जो उन्होंने शेयर्स खरीदने थे। ऐसा ना हो कि उनके पैसे नहीं आए और बाकियों का 10 करोड़ लगा दिया आपने प्रोजेक्ट पे और बाद में ये लोग गायब हो गए। तो पहली बात ये कि ये सर्टिफाई करें कि डायरेक्टर्स वगैरह के पैसे आ गए हैं और लग चुके हुए हैं। दूसरा, किसी बंदे के पैसे वाजिब अदा नहीं है, हमने भी किसी के पैसे वापस नहीं करने हैं। तीसरा, आपने कहा हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन पैसे जितने कैश में मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए थी वो आ गई है। दिस कैन हैपन के कंपनी के कुछ डायरेक्टर वगैरह कंपनी को नॉन कैश एसेट दे दें, कहीं मेरी गाड़ी पकड़ो मुझे उतने शेयर्स दे दो, लेकिन गाड़ी से वो प्लॉट तो नहीं आएगा ना, गाड़ी तो बेचनी पड़ेगी, तो आपको लिक्विड कैश भी चाहिए होता है। तो आप अपने आर्टिकल्स में डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है। आप प्रोस्पेक्टस में बता सकते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होती है जो आपको लाजमी कैश में चाहिए होती है, तो कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो चुकी हो, फिर आपने सर्टिफाई किया हो, कंफर्म किया हो, आपने अथॉरिटीज़ को बताया हो कि हमने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो किए हैं और हमने किसी भी जगह पे किसी कानून की पासदारी को नहीं वो किया। जब ये आप सारी शराइत को मान लेते हैं, जब सारे कैश, सारे पेबल्स वगैरह सब सेटल हो जाते हैं, तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब है कि अब आपको सारी इजाज़तें मिल गई हैं। ये इजाज़तें क्या क्या थी, रूल्स क्या थे? मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके पास आ गई हो, डायरेक्टर्स ने कंपनी को कैश में फुल अमाउंट जो भी शेयर्स वगैरह थे उनके उसमें दे दिया है। नो मनी इज़ और मे बिकम लायबल टू बी रीपेड टू एप्लीकेंट्स वगैरह। कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दी है एक डिक्लेरेशन की चीफ एग्जेक्टिव या कम से कम एक डायरेक्टर और सेक्रेटरी इस फॉर्म में कि हमने तमाम कंडीशंस पूरी की हैं। और आखिरी शर्त कंपनी का अगर प्रोस्पेक्टस था तो प्रोस्पेक्टस जमा करा दिया, और अगर प्रोस्पेक्टस आप पे एप्लीकेबल नहीं था तो आपने जमा करा दिया साइलॉप स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। इस तरह बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है, और देन रजिस्ट्रार ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू कर दिया। और रजिस्ट्रार सारी चीज़ें देखेगा, आपको सर्टिफिकेट दे देगा। सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस है कि सब कुछ ओके हो गया। सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो आपके प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट थे वो फाइनल हो जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपकी ईजी हो जाएंगी। अगर एक पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हुई है प्राइवेट कंपनी पे तो उसको ये सेक्शन फॉलो नहीं करना। वो प्राइवेट थी तो उसने बिजनेस कमेंस कर दिया था, 4 महीने बाद वो कन्वर्ट हुई है तो अब उसको बिजनेस का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं समअप करूँ तो हर कंपनी बिजनेस कभी भी शुरू कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी और गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद एक और सर्टिफिकेट भी चाहिए। वो क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सर्टिफिकेट के बगैर वो ना बोरोइंग कर सकते हैं और ना ही उनके कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट हैं, वो टेम्परेरी हैं, वो प्रोविजनल हैं। जब ये सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाएगा तो उसके बाद वो सारे काम कर सकते हैं। सर्टिफिकेट मिलने की 5 शराइतें और कमेंसमेंट की 6 शराइतें हैं, ये जहन में रखना है। ये 6 शर्तें दी हुई हैं और आखिरी शर्त क्या है? रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू कर दिया है। तो अगर सवाल यह है कि बताओ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो कब इशू करेगा, तो ऊपर की 5 शर्तें बतानी है। अगर सवाल यह है कि बताओ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैसे होती है, कब लाइसेंस, कब आपको इजाज़त मिलती है, तो आप कहेंगे कि जब ये सारी शर्तें पूरी हों और एंड पे मिस्टर रजिस्ट्रार ने हमें सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया हो। तो शराइत क्या है? डायरेक्टर ने अपने पैसे दे दिए हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके पास आ गई हो, लोगों के पैसे वाजिबुल अदा नहीं है, हमने चीफ एग्जेक्टिव या कंपनी के बड़ों की तरफ से एक डिक्लेरेशन दे दी है कि रूल्स फॉलो किए हैं, प्रोस्पेक्टस अगर बनाया था तो वो जमा करा दिया है, अगर नहीं बनाया था तो साइलॉप स्टेटमेंट लियो प्रोस्पेक्टस जमा करा दिया है और उन्होंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है। अब 2 यहाँ पे टेक्निकल बातें थी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन और प्रोस्पेक्टस और साइलॉप में फ़र्क। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? द अमाउंट इफ एनी फिक्स्ड बाय मेमोरेंडम या आर्टिकल अपॉन विच डायरेक्टर में प्रोसीड टू अलॉटमेंट। वो मिनिमम अमाउंट जो आपने डिफाइन की हुई है कि ये कैश में आएगी तो ठीक है। अगर आपने डिफाइन ही नहीं की तो जितनी कैश में आई है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। लेकिन ये जुमला सीधा लिखते हुए उनको पता नहीं क्या परेशानी थी। इफ नो अमाउंट इज फिक्स द होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अदर देन दैट टू बी इशूड नॉट फॉर कैश इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तमाम वो शेयर कैपिटल अदर देन वो वाला टू बी इशूड नॉट फॉर कैश,
वो सारा शेयर कैपिटल जो नॉट फॉर कैश है वो नहीं, उसके अलावा। तो दूसरा कौन सा है? तो सिंपली लिख देते हैं होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज टू बी रिसीव्ड इन कैश। उनका अदर देन दैट टू बी इशूड नॉट फॉर कैश। नॉट फॉर कैश हो ये हो नहीं सकता, तो फिर क्या हो सकता है? फॉर कैश। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन सादा अल्फाज में है जो कैश, यानी कि या तो आप डिफाइन करेंगे तो वो होगी, नहीं डिफाइन करेंगे तो जितना कैश में आ गया आप मान लेंगे बस इतनी ही थी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। अब सवाल ये कि प्रोस्पेक्टस कब और साइलॉप कब? प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहा है, तो जब आप जनरल पब्लिक जनता को इनवाइट करें आ जाओ तो प्रोस्पेक्टस दें, और जब चंद अपने किसी अंदरूनी बंदे को, किसी रिलेटेड बंदे को ऑफर कर दें, एक स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस की जगह एक स्टेटमेंट बना दें। आपकी कंपनी ने लिस्टिंग करवाई और लिस्टिंग करवा के आपने स्टॉक एक्सचेंज से कहा जी आप हमें लिस्ट करें ताकि हम जनता से जो है वो पैसे मांगें। आपने इधर से प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, उधर से लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया था, पता ये लगा कि आपकी लिस्टिंग कैंसिल हो गई, रिफ्यूज़ हो गई। अब आवाम से पैसे नहीं ले सकते, और अगर ले लिए तो उन्हें वापस करने पड़ेंगे। तो वापस करने के बाद खामोशी से नीवे होकर रजिस्ट्रार के पास एक जमा करा दें साइलॉब कि भाईजान प्रोस्पेक्टस इशू किया था लेकिन हम इस काबिल नहीं रहे कि हम प्रोस्पेक्टस दे सकें, तो ये उसकी जगह साइलॉब है। तो जहाँ जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर रही हो या कंपनी लिस्टेड हो वहाँ पर आप देते हैं प्रोस्पेक्टस। जहाँ आप जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर रहे, जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं करें, खास लोगों को इन्वाइट करें, क्या बनाएंगे? साइलॉब। जहाँ आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था लेकिन आपको लिस्टिंग नहीं मिल सकी, तो फिर आप वहाँ क्या करेंगे? सारे पैसे वापस कर देंगे जो प्रोस्पेक्टस की मद में आए थे, और अब जमा प्रोस्पेक्टस नहीं जमा कराएंगे, क्या कराएंगे? स्टेटमेंट लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस साइलॉब। क्या सारी बात क्लियर है? जितनी देर में हम स्लाइड चेंज करें और अगले चैप्टर का माहौल बनाएं, अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझे बता दें। कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई घबराहट? कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन, कोई घबराहट नहीं है। अगर कंपनी के पास अपनी रिटेनर नहीं, जी अगर एक कंपनी के पास अपनी रिटेन अर्निंग बहुत ज़्यादा हो तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी अब अगेन चूंकि जब उनके अपने पास पैसे ही बहुत हैं तो अब वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट, एक पब्लिक कंपनी है वो सर्टिफिकेट कैसे ले? भाई पब्लिक कंपनी बनी है तो कुछ शेयर होल्डर से बनी है, शेयर होल्डर ने पैसे जमा कराए, जब आपने उन्हें कहा कि पैसे जमा कराओ, आप उस कागज़ को कहते हैं स्टेटमेंट लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस, वो कागज़ जमा करा देंगे। क्योंकि जब आपने जनरल पब्लिक को बुलाया ही नहीं तो फिर आप एक कागज़ जमा करा देंगे, आप कहेंगे हमारे पास पैसे मौजूद हैं, बंदे मौजूद हैं, ये बंदों के इतने इतने शेयर्स हैं जिसकी वजह से हम प्रोस्पेक्टस नहीं दे रहे, हालांकि हम एक पब्लिक कंपनी है, तो ये पकड़ें साइलॉब, आप जमा कर लें, हमें कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देते हैं। यानी जहाँ हमने प्रोस्पेक्टस देना ही नहीं है तो वहाँ आपने उसकी जगह एक स्टेटमेंट जमा करा देनी है कि भाई हम वो नहीं दे रहे, ये पकड़ो स्टेटमेंट, रजिस्टर कर लो इसको। जी सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस क्या उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास पहला वाला था? असूलन मुखातिब आप उनसे हैं, लेकिन ये है जनरल पब्लिक के लिए। तो दिस कैन हैपन कि उस वक्त कुछ नए इन्वेस्टर भी आना चाहें तो वो आ सकते हैं, लेकिन क्या होगा फिर सप्लीमेंट के साथ शेल्फ भी इशू करेंगे ताकि उन्हें पता लगे कि पीछे से कहानी क्या चली आ रही है। ठीक है जी। चैप्टर 7 डील करता है मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस को। इस चैप्टर को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो लोन्स वगैरह के बारे में बात करता है, और फिर दूसरा हिस्सा जो मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस की जो रजिस्ट्रेशन उसके बारे में बात करता है। पहले से की बात करते हैं, बोरोइंग पावर का जिक्र करते हैं। ये वही बात जो हम लोगों ने मेमोरेंडम में बड़े बेदिली से पढ़ी थी कि यहाँ नहीं होनी चाहिए। मेमोरेंडम में डीम टू कंटेन द पावर टू बोरो, मेमोरेंडम में लिखा या नहीं लिखा ये समझा जाएगा कि हर कंपनी के पास हमेशा ये राइट है कि वो बोरो कर सकती है और हमेशा ही अपने एसेट को सिक्योरिटी के तौर पे जमा करा सकती है। तो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हो या ना लिखा हो, आर्टिकल में लिखा है या नहीं लिखा, हर कंपनी हमेशा बोरो कर सकती है। चैप्टर 6 वाज अबाउट शेयर कैपिटल, चैप्टर 7 इज मेनली अबाउट लोन से रिलेटेड सारी बातें हो रही हैं यहाँ। कंपनी के पास अगर बोरोइंग पावर है तो उसको अपने एसेट्स प्लेज करने की, मॉर्टगेज वगैरह कराने की पावर भी है। कंपनी बोरोइंग पावर इस्तेमाल कर सकती है लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले नहीं कर सकती। तो इम्प्लाइड पावर तो है, लेकिन अगर आपके ऊपर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एप्लीकेबल है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि आपको उसके लिए
वो सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप बोरोविंग करेंगे, वरना नहीं कर सकते। फिर एक और काम भी हो सकता है, कंपनी अपने आर्टिकल्स में कुछ पावर्स डिफाइन कर दे कि हमारे ये लोन इस तरह का बंदा इशू कर सकता है, यानी डायरेक्टर इस लेवल का लोन अप्रूव करेंगे, इस लेवल का लोन मेंबर्स अप्रूव करेंगे। तो जो आपने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया है फिर आप उसको फॉलो करेंगे। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते तो ये बोरोविंग कहलाएगी अल्ट्रा वायर्स बोरोविंग। अल्ट्रा वायर्स लीगल वर्ड है, इसका मतलब है बियॉन्ड द अथॉरिटी, इख्तियार से बाहर निकल के, दायरे से बाहर निकल के। ये ऐसी है जैसे एक इलाके का थानेदार किसी दूसरे इलाके के मुजरिम को पकड़ रहा हो तो कहेंगे भाई तुम्हारी अथॉरिटी को अल्ट्रा वायर्स किया, तुम्हारी अथॉरिटी से बाहर निकल के था, तुम्हारी हदूद से बाहर निकल के ये मुजरिम था, तुम यहाँ पे क्यों आए। तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ। तो अगर एक ऐसी बोरोविंग है जो बियॉन्ड द अथॉरिटी है तो वो गलत है। तो इसका मतलब 3 रूल हमने पढ़े। रूल नंबर 1, हर कंपनी को हमेशा पावर है कि वो बोरो कर सकती है, और ना सिर्फ बोरो कर सकती है, अपने एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पे जमा भी करा सकती है। नंबर 2, वो कंपनियां जिन पे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है उनको हमेशा पावर नहीं है, पहले सर्टिफिकेट लेंगे फिर उनके पास बोरोविंग पावर है। नंबर 3, बोरोविंग की इजाज़त भी है और सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, तो भी अगर आपने आर्टिकल्स में कुछ लिमिट्स लगा दी और लिमिट्स को खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर आपको बोरो करने की इजाज़त नहीं है। या आपने जो बोरो की है वो गलत है, तो जो बोरोविंग एक्सीड कर रही है सर्टेन अमाउंट से वो गलत होगी, वो मेंबर्स की अप्रूवल से होनी चाहिए। अगर वो अथॉरिटी से निकलेंगे तो हम कहेंगे कि अल्ट्रा वायर्स बोरोविंग है, वो डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे, उनको क्या सजाएं होंगी, लॉ ज़्यादा बताने में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर उसके बाद लॉ बताता है हमें डिफरेंट तरह की बोरोविंग। वो कहता है बोरोविंग कई तरह की हो सकती है। मशहूर ज़माना बोरोविंग की है कि आप एक बैंक के पास जाएं, उससे कहें मुझे पैसे दे दो, वो पैसे देगा, आपसे कोई सिक्योरिटी ले लेगा। इसको हम कहते हैं बोरोविंग फ्रॉम क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने स्पॉन्सर्स वगैरह से पैसे मांग लो, जो कंपनी के करता धरते हैं, आप उनसे कहें भाई आप पैसे दे दो और इस पैसे में जो है वो ये काम इस तरह से हो जाएगा, ये काम इस तरह से। तो इसको हम कहते हैं बोरोविंग फ्रॉम अदर सोर्सेज, कि आप अपने स्पॉन्सर, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स वगैरह इनसे पैसे मांग लें और उनको फिर इंटरेस्ट समेत या विदाउट इंटरेस्ट जो भी तय हुआ, सिक्योरिटी हो भी सकती है और नहीं भी, ये हमेशा सिक्योरिटी मांगेगा, ये बैंक से आप ले रहे हैं। तीसरा, आप डिबेंचर इशू कर सकते हैं। आप क्या करें, आप जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू करें और लोगों से कहें हमें 10 करोड़ का लोन चाहिए, शेयर्स नहीं, लोन चाहिए, और हम 100 रुपए का डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो 10 लाख डिबेंचर हैं, हर डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपया, आप जितने डिबेंचर खरीदना चाहो आप खरीद लो। तो फिर क्या होगा, जिस तरह से प्रोस्पेक्टस का अमल चला था, लोग जाएंगे बैंक में, कोई कहेगा मुझे 7000 डिबेंचर चाहिए, कोई कहेगा मुझे 300 डिबेंचर चाहिए, कंपनी को उनसे पैसा आ जाएगा और कंपनी उस पैसे पे उनको एक डिफाइंड रेट के ऊपर इंटरेस्ट देना शुरू कर देगी। तो डिबेंचर एक लोन के छोटे टुकड़े करने को कहते हैं, डिबेंचर किसी भी किस्म के लोन को कहते हैं। तो आप पब्लिक इशू वाले प्रोसेस की तरह से डिबेंचर इशू कर सकते हैं। कोई भी सिक्योरिटी डेट को इशू एविडेंस कर रही है वो डिबेंचर है। पब्लिक कंपनी डिबेंचर पब्लिक को इशू कर सकती है, प्राइवेटली भी कुछ लोगों को दे सकती है और पब्लिक को भी इशू कर सकती है। सिक्योर भी हो सकते हैं, अनसिक्योर भी। तो रादर देन के 10 करोड़ का एक बैंकर हो, आपके पास 10 करोड़ के 7000 डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, जिनमें से कोई भी अकेला अगर अपने पैसे मांगे तो आपके लिए उसके पैसे देना आसान होता है या आप उसके प्रेशर में ज़्यादा नहीं आते हैं। तो डिबेंचर इशू कर सकते हैं, अपनों से मांग सकते हैं या लोन ले सकते हैं। जैसे वो है ना पाकिस्तान के केस में IMF से लोन ले लें, नेबर कंट्री से लोन ले लें, अपने दोस्त मलिक से लोन ले लें, या आवाम को बॉन्ड्स इशू कर दें कि जी आ जाएं आप बॉन्ड्स खरीदें और उस बॉन्ड पे आपको रिटर्न मिलेगा, या इस तरह से करके। तो आप किसी भी तरह से बोरोविंग कर सकते हैं। अब जब आप बोरोविंग करेंगे तो अगला सवाल ये कि बोरोविंग पे सिक्योरिटी क्या हो। जब आप किसी से लोन लेने जाते हैं तो सिक्योरिटी कई तरह से हो सकती है। सिक्योरिटी की 3 मशहूर किस्में हैं, प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज। प्लेज में क्या होता है, आप अपना फिजिकल एसेट फिजिकली उनको जमा करा देते हैं। बैंक के पास लोन लेने गए, हमने कहा जी 7 लाख का लोन चाहिए, उन्होंने कहा काम करें 12 लाख के जेवरात हमारे पास रखवा दें। आपने सोने के जेवरात 12 लाख के उनके पास रखवाए और उसकी एवज आपने लोन ले लिया। अगर आप पैसे नहीं दे सकेंगे तो आपके जेवर बेच के बकाया पैसे वो आपको दे देंगे, लेकिन वो अपना लोन पूरा कर सकते हैं। एक मूवेबल एसेट फिजिकली उनको हैंड ओवर करके वापस आ जाना और कब्जा उनका दे देना, इसे कहते हैं प्लेज। फिजिकल पोजेशन विद लेंडर को प्लेज कहते हैं। बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ, किसी भी गुड्स को सिक्योरिटी के तौर पे जमा कराना ताकि आप लोन या किसी भी परफॉर्मेंस को सिक्योर कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, बेलमेंट। बचपन में आपने पढ़ा था, अमानत को कहते हैं। तो अपना कोई भी एसेट अमानत के तौर पे किसी और को रखवा देने को हम कह देते हैं प्लेज। फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज में थोड़ा सा कहानी एडवांस हो जाती है। आपका एसेट मूवेबल किस्म का नहीं होता, ऐसा नहीं होता जिसको आप जाके प्लेज करा सकें। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी,
तो मैं रेगुलर क्लास में मजाकन एक एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें बैंक से आपने कहा जी मुझे 5 करोड़ लोन चाहिए, तो उन्होंने कहा जी 8 करोड़ की हमें प्रॉपर्टी जमा कराएं। तो आप बैंक के स्टाफ के साथ ट्रक में बंदे भर के लेके आए, कुदाल वगैरह लेके आए, अपनी प्रॉपर्टी पे उनको लेके आए, ज़मीन पे ज़मीन खोदी, वहाँ से 8 करोड़ का जो प्लॉट था वो वहाँ से खोदा, वो ट्रक में डाला और बैंक को ले जाके प्लेज करा दिया। तो ये बात हमने समझ ली थी कि नहीं ये मजाक इधर नहीं होगा। मूवेबल एसेट में प्लेज हो सकता है, मूवेबल एसेट में टाइटल डॉक्यूमेंट होता है। आप ज़मीन का वो टुकड़ा उठा के उन्हें नहीं दे रहे, आप वो कागज़ जो नाम पे है वो कागज़ उन्हें दे देते हैं, उनके नाम पे कर देते हैं। एग्रीमेंट ये होता है कि ये ज़मीन आपकी हो गई, जब मैं पैसे दे दूंगा मैं अपनी ज़मीन आपसे वापस ले लूँगा। तो प्लेज में आपने चीज़ फिजिकली उनको पकड़ा दी, मॉर्गेज में चीज़ लीगली उन्हें पकड़ा दी, आपने उसकी टाइटल उनको ट्रांसफ़र कर दिया, वो ज़मीन बैंक के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई और एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि अगर मैंने आपके पैसे ना दिए तो ये ऐसे ही चलेगा, और अगर दे दिए तो ये ज़मीन वापस मेरे नाम पे होगी। तो इसमें हम कहते हैं कोई भी इंटरेस्ट या लियन जो प्रॉपर्टी एसेट पे क्रिएट हुआ है या कंपनी के या उसकी किसी भी बिजनेस पे, तो उसको मॉर्गेज कहते हैं। ये डेफिनेशन ओरिजिनल लॉ में लिखी हुई है, ये डेफिनेशन लिखते साथ ही किताब को समझ आ गया कि आपको कुछ नहीं समझ आएगी इससे। इन्होंने अपनी तरफ से ना बड़े गहरे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। कोई भी इंटरेस्ट या लियन प्रॉपर्टी पे या एसेट पे जो बिज़नेस की हो या बिज़नेस के आगे से किसी सेटअप की हो तो वो कहलाता है। तो याद इसे तो कर लेना है क्योंकि ये ओरिजिनल लॉ में लिखा हुआ है। समझने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेट डेफिनेशन है जो हमारी किताब ने ही यूज़ की, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से। उन्होंने कहा कि किसी भी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में का ट्रांसफ़र फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी एडवांस और टू बी एडवांस, कोई भी पैसे दिए हों या देने लगे हों बाय वे ऑफ लोन, एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट और परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट विच मे गिव राइज टू अ पेक्यूनरी लायबिलिटी। पेक्यूनरी कहते हैं फाइनेंशियल को, ये लफ्ज़ नोट कर लेंगे, एक आध जगह और नज़र भी आएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है, पेमेंट ऑफ मनी जो दी है या देने लगे हैं उसको सिक्योर करने के लिए, एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट हो या कोई परफॉर्मेंस हो, तो ये सारी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए जब आप अपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कहलाएगा मॉर्गेज। बहुत ही सादा अल्फाज में इमूवेबल एसेट का अगर ट्रांसफ़र कर दें टाइटल तो वो कहलाता है मॉर्गेज। तो यहाँ मॉर्गेज की ये डेफिनेशन याद करके आप इससे बच जाएंगे, ये समझ में आने वाली है और ये पेपर ये कंपनी लॉ वाली है। शायद लेस देन 1% चांस ये भी हो कि वो आपको एक्सप्रेसली कह देंगे मुझे ये वाले लॉ की डेफिनेशन सुनाओ, चांस कम है, लेकिन बहरहाल चूंकि किताब ने दी हुई है तो एहतियातन मैंने भी यहाँ पे दे दी। तीसरी चीज़ है चार्ज। चार्ज और मज़े का काम है, ना आपने एसेट फिजिकली देना है ना एसेट की ओनरशिप आज ट्रांसफ़र करनी है। आपने एक राइट दे देना, अपने एसेट दिखाने और कहना है ये मेरे पास एसेट्स हैं, अगर पैसे ना दिए तो मेरे एसेट आपके। जिसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि भाई मेट्रो के अंदर करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, मेट्रो लेने जाए 2 करोड़ का लोन, बैंक कहे भाई क्या गारंटी अगर तुम भाग गए तो क्या होगा, मेट्रो कहे जी आप आके मेरा सामान देखें, मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना उस पर मैं आपका चार्ज क्रिएट करा देता हूँ। चार्ज का मतलब ये है कि अगर मेट्रो ने बैंक के पैसे ना दिए तो बैंक जाके मेट्रो के पास से 2 करोड़ का उसका स्टॉक लेके आ सकता है। ना वो स्टॉक अभी दिया प्लेज की तरह, ना स्टॉक का टाइटल अभी दिया मॉर्गेज की तरह, लेकिन एक राइट दे दिया, राइट टू इट्स पोजेशन इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। तो चार्ज है सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट अदर ऑब्लिगेशन दैट डज नॉट पास टाइटल और एनी राइट टू पोजेशन। ना इस वक्त टाइटल ट्रांसफर हो रहा है ना इस वक्त राइट टू पोजेशन जा रहा है, टू द चार्ज इज गिवन। तो इसको मैंने यहाँ अपने ब्लू कलर में लिखा है, एनी एसेट आ राइट टू टेक पोजेशन इन इवेंट ऑफ कंपनीज डिफॉल्ट टू पे लोन। उधर हमने कहा था मूवेबल एसेट की फिजिकल पोजेशन, इधर हम कह रहे हैं इमूवेबल एसेट का टाइटल ट्रांसफर, और इधर हम कह रहे हैं एनी एसेट मूवेबल या इमूवेबल पे एक राइट क्रिएट हो जाना टू टेक पोजेशन, अभी नहीं, इन इवेंट ऑफ कंपनीज डिफॉल्ट। तो फिर ये चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो चार्ज कहीं पे भी क्रिएट हो सकता है। हम बैंक से लोन लेने जाएं, हम कहें जी हमें 5 लाख का लोन चाहिए, वो कहें जी आप अगर लोन ना दिया तो क्या होगा, हम कहेंगे भाई बिल्डिंग में आके देख लो इतने सारे एसी लगे हुए हैं, तुम इतने एसी को उतार के ले जाना जिससे 5 लाख पूरा हो जाए। अब तो इसी तरह महंगा आइटम हो गया, 5 एसी लेके जाएंगे 5 लाख पूरा हो जाएगा। तो आप उनको कोई राइट क्रिएट करके दे देते हैं कि आके आप हमारे एसेट्स को ले जा सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ हमारे एसीओ में से कोई से भी ले जाइएगा जिससे 5 लाख पूरा हो जाए, तो ये कहलाएगा फ्लोटिंग चार्ज। आपने कैटेगरी ऑफ एसेट्स बता दिया, मेट्रो वाले कहें हमारी इन्वेंट्री में से कुछ भी ले जाना, ये फ्लोटिंग चार्ज है। फिक्स चार्ज ये होगा कि हम लोन लेने जाएं और हम कहें अगर हमने आपके पैसे ना दिए तो बाहर रखा हुआ फलाना कंपनी का फलाना मॉडल का वो वाला जनरेटर जो इतने केवीए का है आप वो ले जा सकते हैं।
ये फिक्स चार्ज है। अब वो हमारे हर एसेट पे राइट नहीं रखते, वो उस एसेट पे राइट रखते हैं। और अब इस केस में वो एसेट हम बिल्डिंग से बेच नहीं सकते। हमारे पास अगर 40 एसी हो तो हम 10, 12, 15 बेच भी दें तो कोई हमें नहीं रोकेगा। लेकिन अगर हमने एक जनरेटर को कराया हुआ फिक्स चार्ज तो फिर हम उसे बेच नहीं सकते। तो फिक्स चार्ज वो है जो आइडेंटिफाइड एसेट स्पेसिफिक एसेट पे क्रिएट हुआ है, फ्लोटिंग चार्ज वो है जो क्लास ऑफ एसेट्स पे क्रिएट हुआ है, एक ग्रुप ऑफ एसेट्स पे क्रिएट हुआ है। तो प्लेज, मॉर्गेज, चार्ज, इन तीन का फर्क हमें समझ आया। यहाँ से फिर आगे एक प्रोसेस शुरू हो जाता है कि इनकी रजिस्ट्रेशन। वो कहते हैं कि मॉर्गेज या चार्ज किसी भी किस्म का हो आपने उसे रजिस्टर करवाना है। ये किसी भी किस्म का हो मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, लेकिन किताब में एक लिस्ट दी हुई है। तो किसी भी किस्म का नहीं, बस इस किस्म का। उन्होंने 8-9 तरह के एसेट्स डिफाइन किए। उन्होंने कहा बस इस तरह के एसेट पे मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट हो आपने रजिस्टर कराना है। यानी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हो जहाँ मर्जी हो, अगर डिबेंचर का कोई इशू आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं उसको सिक्योर करने के लिए जो भी एसेट है वो भी, कंपनी के बुक डेट्स यानी कि रिसीवेबल्स, डेटर्स, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का स्टॉक, कंपनी का माल अगर एक शिप पे आ रहा है तो पूरी शिप, शिप के किसी हिस्से पे आ रहा है तो पार्ट ऑफ शिप, किसी हवाई जहाज़ से आ रहा है तो पूरा हवाई जहाज़, हवाई जहाज़ के किसी हिस्से से आ रहा है तो वो वाला हिस्सा। देन कंपनी के अंदर इंटेलेक्चुअल एसेट्स, कंपनी की जो आपके इंटेंजिबल्स होते हैं, कंपनी के कॉपीराइट्स, कंपनी के ट्रेडमार्क्स, कंपनी के लोगो, कंपनी के इस तरह के सारे एसेट्स। उसके अलावा हम बात करते हैं कि जब भी आप कोई लीज़ या इस तरह का कोई भी वो करेंगे, सेल एंड लीज बैक करेंगे, ऑपरेटिंग लीज़ करेंगे, फाइनेंशियल लीज़ करेंगे, उस तरह की सारी चीज़। रिडीमेबल कैपिटल टाइप की अगर कोई इशुएंस है तो उसके ऊपर। यानी कि ये सारा करने के बाद, शुक्र है इन्होंने एंड पे नहीं लिखा, नहीं तो मैं बहुत मारता है इन्हें एनी अदर, कि फिर इतनी अजियत क्यों दी। पहली बात यह है कि इन्होंने सारे एसेट्स ही कवर कर डाले। यानी इन्होंने मूवेबल, इमूवेबल, इंटेंजिबल, सारे तरह के एसेट्स अपनी इस लिस्ट में कवर कर दिए हैं। तो आपने इस लिस्ट को याद कर लेना है, इस लिस्ट की गहराइयों में नहीं उतरना। ये लिस्ट इज़ अबाउट अ लिस्ट ऑफ एसेट्स, अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर मॉर्गेज या चार्ज अगर क्रिएट हुआ है तो उसको रजिस्टर कराना लाजमी है। अब यहाँ से ये चैप्टर देखते हैं कि आगे क्या डिस्कशन कर रहा है। हम यहाँ पे एक लिस्ट पे थे जिसमें हमने सारी बातें कर ली कि कोई भी रिडीमेबल कैपिटल है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, सेल वगैरह का है, इंटेलेक्चुअल, एयरक्राफ्ट, यहाँ पे हमारी जो है बिजली मुनक़ता हुई थी तो आगे की हमने सारी बातें कर ली। तो कहने का मतलब इससे आपको ये भी पता लग गया कि जो है मुझे याद हुए हुए होते हैं, स्लाइड आपके लिए दिखा रहा होता हूँ। इसलिए नहीं होता कि मैं यहाँ से पढ़ के अच्छा हाँ ये था, ठीक है चलो ये वाली चीज़ भी होती है। इसलिए कि आप लोग साथ साथ किताब में जो लिखा हुआ है वो देख लें, बजाय इसके कि मैं हवा में सारा लॉ पढ़ाऊँ, आप घर जाके पढ़ें फिर आप दिक्कत में आएँ। तो साथ साथ हम उसको अब देखते जाएँ। अब पाकिस्तान में एक रिवायत है बहुत ज़्यादा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देने की। यानी आप किसी से लोन लेते हैं, वो कहता है सिक्योरिटी क्या है, आप उसे 4 महीने आगे का चेक लिख के दे देते हैं तो उसको सिक्योरिटी माना जाता है। लॉ ने यहाँ कहा है कि अगर कोई बंदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जमा करा रहा है या उसे वापस ले रहा है तो इसको सिक्योरिटी का डिपॉजिट वगैरह काउंट नहीं होगा, इस एसेट के ऊपर मॉर्गेज चार्ज वाला वो वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अब ये लिस्ट हमने पढ़ ली, ये हमें समझ आ गया। अब रूल क्या है? रूल है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज या चार्ज। अगेन फिर वही वाला काम जो पसंदीदा है कि यहाँ खड़े होके पहले हवा में समझाना है और फिर सारी चीज़ें वहाँ नज़र आएंगी। आपने याद रख लेना है 30 दिन और आंखें बंद करके 30 दिन लिख देना है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सही लिख रहे होंगे। ये जो प्लेज है ना, प्लेज आसान होता है। आपने बैंक के पैसे नहीं दिए, बैंक के पास आपका सोना रखा हुआ उसने बेच दिया। लेकिन मॉर्गेज इतना आसान नहीं है। ज़मीन कहीं और पड़ी हुई है और कागज़ बैंक के पास पड़ा हुआ है। आपने शायद उस तरह का कागज़ 4 अलग अलग बैंकों के पास दे दिया हो। इसी तरह से चार्ज भी आसान नहीं है। एसी हमारे पास पड़े हुए हैं, ये एसी दिखा के भले 15 बैंकों से लोन ले लिया हो और बाद में वो लड़ते फिर रहे होंगे ये एसी किसके हैं। तो मॉर्गेज या चार्ज ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, प्लेज थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा सिक्योर होता है। तो मॉर्गेज एंड चार्जेस में ये ख़तरा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ही तरह के एसेट पे एक से ज़्यादा दफ़ा चीज़ें क्रिएट हो जाएं। तो लॉ ने एक रूल रखा हुआ है कि आप मॉर्गेज चार्ज हमेशा रजिस्टर करवाएंगे। एक सेंट्रल रजिस्ट्रार है जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रार मॉर्गेज एंड चार्जेस, जो कि मेन रजिस्ट्रार का एक फंक्शन है। बताना मुनासिब नहीं है लेकिन ज़रूरी भी है। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक डेटाबेस है। CIB, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये एक इंसान नहीं है, ये एक निज़ाम है, ये एक डेटाबेस है
जिसको चला इंसान रहे हैं। तो बेसिकली एक रजिस्ट्रार के पास मौजूद एक ऐसी डेटाबेस जिसमें पूरे पाकिस्तान के तमाम कंपनियों के सारे लोन, उनकी सारी सिक्योरिटीज़ की डिटेल है। अब जो भी कंपनी लोन के ऊपर कोई सिक्योरिटी रजिस्टर कराएगी तो उसके ज़िम्मे है कि वो जैसे ही वो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है 30 डेज़ के अंदर अंदर उसको बैंक में जाके रजिस्टर करा दे और उसको गवर्नमेंट में जाकर रजिस्टर करा दे 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को। अब अगर वही वाली एसेट के ऊपर आप किसी और से लोन लेंगे और रजिस्टर कराने जाएंगे तो वो आपको कहेगा भाई ये तो आपने ऑलरेडी रजिस्टर कराया हुआ है। तो वो जो खदशा था ना कि एक एसेट कई दफ़ा ना हो जाए, अब चक्कर ये है कि अगर आप रजिस्टर ना कराएं तो लॉ ने कहा है कि फिर तकलीफ होगी लेंडर को। उन्होंने कहा अगर आपने रजिस्टर ना कराया तो लेंडर सिक्योरिटी लेने का लीगल हक खो बैठेगा, तो क्रेडिटर की हालत ख़राब हो जाएगी और क्रेडिटर आपको कहेगा कि भाई मैं पैसे ही तब दूंगा जब तुम रजिस्टर कराओगे। इवन लॉ ने उस क्रेडिटर को भी इख्तियार दे दिया कि अगर ये ना रजिस्टर करा रहे हो ना, तुम जाके रजिस्टर करा लेना और कंपनी से पैसे मांग लेना। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई मॉर्गेज चार्ज क्रिएट होगा तो क्रिएशन के 30 डेज़ में आपने उसको रजिस्टर करा देना है। अपने पास भी एक रिकॉर्ड रखना है कि आपकी कंपनी ने कौन कौन से लोन लिए हैं, उसमें कौन कौन से मॉर्गेजिंग चार्जेस हैं, और रजिस्ट्रार भाई को भी जमा करा देना है। इसी तरह से कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, कोई आपके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में बैंक के साथ आपका मुआहदा था, उसमें कोई चेंज आया है, चेंज आने की भी 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने उस चेंज को उसी तरह से रजिस्टर करा देना है जिस तरह से आपने इनिशियली कराया था। तो फिर इसी तरह से अगर आपने कोई पाकिस्तान से बाहर चार्ज क्रिएट किया है, मॉर्गेज या चार्ज, अगर उसके डॉक्यूमेंट मुल्क से बाहर हैं तो उसको पाकिस्तान लाना है और जितने नॉर्मल टाइम में वो पाकिस्तान आ सकते हैं उतने का वेट करने के बाद 30 दिन का काउंटर शुरू हो जाएगा। आपने 30 दिनों के अंदर अंदर उसको रजिस्टर कराना है। अगर मुल्क से बाहर कोई प्रॉपर्टी है तो ये देखना ज़रूरी है कि उस मुल्क की क्या शर्त है। अगर उधर भी रजिस्टर कराना ज़रूरी है तो वहाँ भी करा देंगे, अपने मुल्क में तो कराना ही कराना है। फिर अगर आप पेमेंट कर दें तो पेमेंट के भी 30 दिनों में इसी तरह से बता देना रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार के पास लिखा हुआ है कि एक बंदे ने बैंक से 4 करोड़ का लोन लिया हुआ है और 6 करोड़ की सिक्योरिटी रजिस्टर कराई हुई है, आपने 4 में से 3 पे कर दिया, तो आप फ़ौरन से रजिस्ट्रार को बताएं ताकि वो अपने पास एडिट कर ले और उस 4 करोड़ के लोन को ले जाए 1 करोड़ रुपये, ताकि रिकॉर्ड में लिखा नजर आए कि सिक्योरिटी है 6 करोड़ 7 करोड़ की और लोन है 1 करोड़ का। इस सिक्योरिटी पे अगर आप दोबारा 1.5-2 करोड़ का लोन लेना चाहें तो रजिस्ट्रार आपको सेकंड थर्ड चार्ज या मॉर्गेज अलाउ कर दे। तो आप रजिस्ट्रार को बता देते हैं 30 डेज़ के अंदर अंदर कि मैंने पेमेंट कर दी है। रजिस्ट्रार आपकी बात पे फ़ौरन यकीन नहीं करेगा, वो पूछेगा किससे पूछेगा? क्रेडिटर से। तो रजिस्ट्रार क्रेडिटर को पूछेगा और उसको 14 दिन का टाइम देगा। ये अभी तक मैंने पहली दफ़ा 14 दिन बोला इस चैप्टर में। उसको 14 दिन का टाइम बोलेगा और 14 दिन के अंदर अंदर क्रेडिटर बताएगा। अगर क्रेडिटर खामोश रहता है तो फिर रजिस्ट्रार समझेगा कि सब ओके है, कोई मसला नहीं, पेमेंट हो गई है। अगर रजिस्ट्रार को अपने सोर्सेज से भी पता लगता है तो भी वो ओके कर देगा। अगर हम पेमेंट करें क्रेडिटर को, क्रेडिटर से एनओसी लेके जमा करा दें रजिस्ट्रार को, तो भी रजिस्ट्रार को कोई मसला नहीं। फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है रेक्टिफिकेशन का। आप एक मॉर्गेज चार्ज क्रिएट हुआ, उसको रजिस्टर कराना भूल गए, मॉडिफिकेशन आई, उसको रजिस्टर कराना भूल गए, पेमेंट हुई, उसको रजिस्टर कराना भूल गए, वो जो 30 दिन है। तो अब क्या डिले के साथ रजिस्टर कराया जा सकता है? स्टेप 1, आप पहले एसईसीपी के पास जाएंगे, आप कहेंगे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं टाइम से रजिस्टर नहीं करा सका। वो अलाउ कर देंगे तो उनकी परमिशन लेके हम रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे और जितना देर से जमा कराया होगा उस देर से जमा कराने के जो बाकी नुकसान है वो हम बेयर करेंगे। लेट रजिस्ट्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़नी है, आपको कोई नुकसान नहीं होना। ये ऐसी है जैसे एक बच्चा शर्मिंदा होकर आईकेएफ के पास जाता है, जी आपकी आखिरी तारीख गुजर गई थी, मैं दाखिला नहीं भेज सका। तो कहते हैं ठीक है तुम दाखिला अभी तो भेज सकते हो लेकिन हम तुम्हें इतने एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो ये एक पेनल्टी जो है वो चार्ज की जा सकती है। या इसमें तो अगर एक चार्ज लेट रजिस्टर हो रहा है और उसकी इजाज़त मिल गई, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको की सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई। लेट रजिस्टर होने में जिस डेट पे रजिस्टर होना था और जिस डेट पे असल में हुआ, इस दौरान कोई भी मामला होगा रजिस्ट्रार उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। उस दौरान का जो नफ़ा नुकसान है वो आपको बेयर करना पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि 30 दिन ध्यान में रखने हैं, जब भी क्रिएट हो तब भी, जब भी मॉडिफिकेशन हो तब भी, जब भी पेमेंट हो तब भी, मुल्क से बाहर हो तब भी, मुल्क के अंदर हो तब भी, डॉक्यूमेंट्स बाहर हो तब भी, डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में हो तो भी, प्रॉपर्टी पाकिस्तान में हो तो भी, प्रॉपर्टी बाहर हो तो भी। सिर्फ एक केस है कि प्रॉपर्टी भी बाहर हो और डॉक्यूमेंट भी बाहर हैं, तो उतने दिन का वेट पहले करना है जितने दिन में वो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान नॉर्मली पहुँच सकता है। अगर 10 दिन में पहुँच सकता है तो अब 30 दिन बढ़ के 40 दिन हो जाएंगे। अब 10 दिन में पहुँच सकता और आपने सुस्ती करके 25 दिन बाद पहुँचाया तो भी गिनती उसी 40 दिन की होगी। जल्दी जल्दी से इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। कहानी हमने सारी ख़त्म कर ली। ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो मॉर्गेज वगैरह 30 डेज़ के अंदर रजिस्टर कराए, रजिस्टर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा कि सब ओके है। अब प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन शैल अप्लाई टू कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्गेज और चार्ज। अगर आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी मिली है जिस पर ऑलरेडी मॉर्गेज चार्ज क्रिएट हुआ है और उन्होंने नहीं रजिस्टर कराया था, गंदे लोग थे, आपको मिल गई है, आप उसको रजिस्टर करा देंगे।
कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन यानी कि जैसे लेंडर भी इसको 30 दिन में रजिस्टर करा सकता है और आपसे रीइंबर्समेंट इस चीज़ की मांग सकता है। जो भी बंदा एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है कंपनी की, तो ये समझा जाएगा कि उसे पता होना चाहिए कि इस पर मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट हुआ है, यानी खरीदार आंखें खुली रखेगा। लेट द बायर बी अवेयर, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट टेम्पटर, मुश्तरी होशियारबाज, इन सब का एक ही मतलब है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट टेम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर, मुश्तरी होशियारबाज, इन सब का एक ही मतलब है कि बायर को आंखें खुली रखनी है। तो कंपनी के जिम्मे नहीं है कि उसको झंझोड़ के बताए कि मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट हुआ है, जो खरीद रहा है उसके जिम्मे। और जब कंपनी खुद खरीद रही होगी तो दूसरा बंदा नहीं बताएगा, हमने तहकीक करनी है कि मॉर्गेज या चार्ज है या नहीं। तो बाद में हमने नहीं रोना कि हमें पता ही नहीं लगा, या हमारा जो बायर है वो रोते हुए नहीं आएगा कि मुझे पता नहीं लगा। हम ये कहते हैं कि मॉर्गेज आउटसाइड पाकिस्तान, प्रॉपर्टी भी बाहर है, तो 30 डेज का टाइम वहाँ से शुरू होगा जब डॉक्यूमेंट शुड रीच पाकिस्तान, अगर तरीके से भेजे जाएं। अगर पाकिस्तान में क्रिएट और प्रॉपर्टी बाहर है तो उस मुल्क की अथॉरिटीज़ के साथ भी रजिस्टर कराएंगे और पाकिस्तान में तो उसे रजिस्टर कराएंगे। नॉन रजिस्ट्रेशन का नुकसान क्या है, ये चार्ज वॉइड हो जाएगा और क्रेडिटर लिक्विडेटर के अगेंस्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो कल को अगर आप जाके एक कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है और आप जाके कहते हैं कि ये एसी मुझे दे दो, ये एसी मेरा है, वो कहेंगे क्यों? वो कहेगा मेरे पास चार्ज है। तो कहेंगे चार्ज रजिस्टर कराया था? वो कहेगा नहीं। तो कहेंगे जाओ फिर निकल जाओ, पहले हम बाकी सारों को दे दें पैसे, फिर देखेंगे कि तुम्हारे जैसे लोगों के साथ क्या करना है। तो अगर रजिस्टर हुआ होगा तो वो पहला राइट रखता है, वो आके वो एसी उतार के ले जाके और उसको बेच सकता है। दिस शैल नॉट अफेक्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी देयर बाय सिक्योर्ड। ऐसे में कहीं आप गलतफहमी का शिकार ना हो जाएं। सिक्योरिटी का जो क्रिएशन है वो है मॉर्गेज या चार्ज, और रजिस्टर आपने क्या कराना है? सिक्योरिटी की क्रिएशन। तो सिक्योरिटी नकारा हुई है, लोन नकारा नहीं हुआ। लोन का तो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट उसने आपसे किया ना, लोन तो आपने देना ही देना है। हाँ, लोन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी उसके लिए महफूज हुई थी वो सिक्योरिटी क्लेम नहीं कर सकेगा अगर उसने रजिस्टर ना कराया। देन मॉडिफिकेशन अगर होगी, तो मॉडिफिकेशन अगर होनी है तो आपने उसी तरीके से उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, यानी 30 डेज का आपने उसे बता देना है और उसके ऊपर वो सारे रूल्स उसी तरह से एप्लीकेबल है। मॉडिफिकेशन का मतलब है आपके टर्म्स वगैरह में कोई चेंजेस हुई हैं। पेमेंट या सेटिस्फेक्शन, पेमेंट के 30 डेज में उन्हें बता दें, वो पूछेंगे उनसे 14 दिन में ऑब्जेक्शन का। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता तो वो रजिस्टर में एंटर कर लेंगे। ऑब्जेक्शन फाइल हो तो वो कंपनी को बताएंगे कि देखें जी ऑब्जेक्शन आया है। अगर रजिस्ट्रार को खुद भी पता लग जाए कि मॉर्गेज चार्ज रीपे हो गया है या वो एसेट ही अब ख़त्म हो गया, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो खुद भी इसको कर सकता है। अगर कंपनी ये सेटिस्फेक्शन के पर्टिकुलर 30 डेज के अंदर अंदर नहीं जमा कराते तो बाद में एडिशनल फ़ी के साथ, पेनल्टी के साथ आप जमा करा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, रेक्टिफिकेशन का मतलब है तसीह। अगर आप रजिस्टर कराना भूल गए, कोई पर्टिकुलर बताना भूल गए, कोई मॉडिफिकेशन बताना भूल गए, कोई काम की चीज़ भूल गए, तो आपको इजाज़त ये है कि SCCP के पास जाएं। SCCP को आप कहेंगे जी ये हमसे मसला हो गया है। SCCP जब आपको इजाज़त दे दे तो SCCP की कॉपी 7 दिनों में रजिस्ट्रार को जमा करा दें। तो एक दफ़ा 14 दिन पड़ा और सिर्फ इधर यहाँ 7 दिन में आप जमा करा दें, रजिस्ट्रार उसको कर देगा। लेकिन एक्सटेंशन एट टाइम से कोई भी और राइट्स वगैरह जो बीच में हैं वो मुतासिर नहीं होंगे। फाइनली रिकॉर्ड एंड रजिस्टर, हर कंपनी एक रजिस्टर में रखेगी मॉर्गेज चार्जेस का स्पेसिफाइड मैनर में। ये रजिस्टर कंपनी के पास अवेलेबल होगा, कोई भी मेंबर या क्रेडिटर बगैर पैसों के देख सकता है, बाकी लोग पैसे दे के देख सकते हैं। अगर आप नहीं कंप्लाई करेंगे तो रजिस्ट्रार ज़बरदस्ती आपको कंप्लाई करने पे मजबूर कर सकता है। रजिस्टर्ड ऑफिस पे आपने हमेशा मॉर्गेज या चार्ज का एविडेंस रखना है ताकि कभी भी कोई आके देखना चाहे तो वो देख सके। तो फाइनली हमने फिर चैप्टर को ख़त्म कर ही लिया, क्योंकि उसमें ये इसमें रट्टे वाली बातें थोड़ी ज़्यादा हैं। कॉन्सेप्चुअल लॉजिक फ्रेमवर्क अगर कवर हो जाए तो ये 2 हमारे जोन कवर हो जाते हैं, चैप्टर 12 और ये 6, 7, 10। तो अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में हम आखिरी 3 दिन में मतलब नेक्स्ट वीक के पहले 3 दिन में जो हमारे क्रैश के आखिरी 3 दिन है, हम अपना सबसे जो बड़ा वाला एरिया है वेटेज वाइज हम उसकी तरफ आएंगे। उसमें चैप्टर 3 है जो किताब का सबसे भयानक और सबसे बड़ा चैप्टर है। वही चैप्टर है जो हम एक दिन से ज़्यादा पे स्प्रेड करके पढ़े होंगे इंशाल्लाह। जी मॉक कब होगा? जिस दिन आपका ICAP में एग्जाम है उससे 2 हफ्ते पहले, ठीक 2 हफ्ते पहले यहाँ सुबह 9 बजे, बिल्कुल ICAP वाला दिन, ICAP वाला टाइम सिर्फ 2 हफ्ते पहले यहाँ होगा। तो अभी आखिरी दिन नहीं है, आखिरी दिन ये वाले सारे सवाल जवाब होते हैं ना, तो अभी भी हमारे पास मार्जिन है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक में जब मिल रहे होंगे तो उसके तीसरे दिन इस तरह की हम बातें करेंगे। अब टेस्ट का वो मसला ओवरराइड हो गया, ओवररूल हो गया, वो जो हमारी सारी वो कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, अब टेस्ट जो है, अच्छा हाँ, चूँकि एक जुमेरात का इजाफी दिन आ गया है और इसमें चैप्टर भी 2 हैं, तो जुमेरात और मंडे दोनों दिन हम इनसे टेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि पहले जुमेरात था नहीं, वर्किंग डे नहीं था। तो अब ये कल टेस्ट दे दें या मंडे को टेस्ट दे दें।
अगर मैं आज कहूँगा मंडे को, फिर किसी ने नहीं देना है। तो कल दे दें टेस्ट, और ना कर सकें तो मंडे को दे दें, तो दोनों दिन आपके लिए अलाउड है। डन, इंशाल्लाह मिलते हैं।